हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जेईई एडवांस का जो पेपर था आज था और उसका सॉल्यूशन लेकर हम लोग आए हैं। तो मैं और मेरे साथ अर्जुन गुप्ता सर हैं, जो आप सब जानते हैं। हेलो बच्चों, है ना। और आज का जो सॉल्यूशन है पेपर 2 में, मेरे को लगता है जो हमने पेपर सॉल्व किया है, तो पेपर 2 में मुझे लगता है कि पेपर 1 के कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं तो पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस हमें बहुत आसान लगे। जो अभी आप सब सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर 2 के इनिशियली जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे सिंगल करेक्ट वाले, वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे, है ना। मल्टीपल अच्छा, इंटीजर वगैरह सब सर बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक इंटीजर जो पेपर आया वो ठीक आया। पर जैसा आईआईटी का पेपर, जैसा अपन एक आईआईटी के पेपर का एक फोबिया होता है ना कि भैया आईआईटी के पेपर में हर क्वेश्चन जो होता है ऐसा बोला जाता है कि बहुत टफ आता है, ऐसा पेपर 2 को देखकर हमें नहीं लगा ऑनेस्टली। जो मैं क्या अर्जुन सर आप क्या कहते हैं? हाँ सर, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही अच्छा बैलेंस पेपर है। और जैसा मैं कहूँगा मतलब बच्चों को कि मेंस में तो जैसे कैलकुलेशन बहुत ख़राब आती है, तो कैलकुलेशन इतनी ख़राब नहीं है, बहुत ही बढ़िया आप ये कह सकते हैं कंसेप्चुअल पेपर है। और आपको मज़ा आएगा अगर आप पेपर करेंगे सॉल्व, तो आपको क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुत मज़ा आएगा एक पेपर करने में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अपन पेपर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पेपर 2 को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जाता है सर। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन वेक्टर्स का है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊँ ये जेईई एडवांस के हिसाब से नहीं है क्वेश्चन, ये जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। उसने बोला है कि ए और बी जो है हमारे पास, है ना, आप देखेंगे अच्छे से तो आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसने बोला है कि ए और बी दो वैक्टर्स हैं, पी और क्यू एंड आर। उसके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं उसने ए बी और ए प्लस बी, राइट, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आप बोल रहे हो मुझे कि 3 पॉइंट आपने दे रखे हैं, ठीक है ना। 3 पॉइंट आपने मुझे दे रखे हैं। लेट पी क्यू आर विद द पॉइंट पोजीशन वेक्टर रेस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि पी पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर आपने मुझे दे रखा है ए, ठीक है। क्यू पॉइंट का आपने दे रखा है बी और आर का आपने मुझे दे रखा है ए प्लस बी। ये उसने गिवन है, राइट। अब इसके बाद आगे देखते हैं आगे वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। देखिए उसने एक डेटा दे रखा हमें कि मॉड जो ए प्लस बी है वो √21 के इक्वल है, राइट। मॉड ए प्लस बी √21 के इक्वल है, ठीक है ना। तो एक डेटा तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ कि मॉड ए प्लस बी जो है वो √21 के इक्वल है, करेक्ट है। आगे देखते हैं एक डेटा और क्या दे रखा है उसने। एक डेटा दे रखा उसने मॉड ए माइनस बी 3 है। चलिए ये दो डेटा आपने मुझे दे रखे हैं, राइट। अब मैं पहले वाले की स्क्वायरिंग करता हूँ। जब मैं पहले वाले की स्क्वायरिंग करूँगा तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल्स टू 21, ठीक है। और दूसरे वाले की स्क्वायरिंग करता हूँ तो मुझे मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी इक्वल्स टू 9, करेक्ट है। तो जैसे ही आपने स्क्वायरिंग करी तो आपके पास ये डेटा आ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 15 मिलेगी। क्या मिलेगी? 15। और जब यहाँ पर आप रखेंगे तो यहाँ से a डॉट बी की वैल्यू बच्चे मिलेगी 3। ये डेटा मेरे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन में कहता क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन कहता है कि a एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। a एंड a माइनस बी परपेंडिकुलर, a का a माइनस बी के साथ डॉट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आ गई a डॉट बी के बराबर, ठीक है। अच्छा a डॉट बी 3 है तो a स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा अगर a स्क्वायर की वैल्यू 3 आ चुकी है तो b स्क्वायर की वैल्यू 12 आ गई। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब चाहते क्या वो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमें एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का ओपीआर का। किसका? ओपीआर का। ओपीआर का मुझे एरिया निकालना है। अच्छा ओ तो आपने ओरिजिन बोला ही है, ठीक है। अच्छा पी आपने बोला है पी ए है, करेक्ट है, ठीक है। और आर आपने बोला है ए प्लस बी है, तो आर भी अपने पास हो गया ए प्लस बी, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया लिखना कौन सी बड़ी बात है, हम लिख लेंगे। जब हम ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे तो ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ, ठीक है, ए क्रॉस हाफ ए क्रॉस ए प्लस बी, हाफ ए क्रॉस ए प्लस बी, ठीक है, हाफ ए क्रॉस ए प्लस बी। ये आपका एरिया आ गया, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ से मेरे पास मिल जाता है हाफ ए क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे अटक सकते हैं। किसी बच्चे ने, अगर आपने लैग्रांज आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है तो हो सकता है एक बार को बच्चा अटक जाए। अदरवाइज हम लोगों को पता होना चाहिए कि मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर क्लियर, यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। तो मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से अगर कोई मुझसे पूछता है कि मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा ए और बी के वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 36, तो ये आ जाएगा 36 माइनस ए डॉट बी की वैल्यू 3 है तो 3 कितना हुआ 9, ठीक है ना। तो यहाँ से
इसकी वैल्यू आ चुकी है, अगर हम निकालेंगे तो √27, ठीक है ना। √27 का मतलब हो गया 3√3, करेक्ट। तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 3√3/2। तो इसका आंसर आएगा 3√3/2। तो अगर आप ऑप्शन के पास चलेंगे तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है सी इज करेक्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैराबोला का है। मुझे लगता है बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया पैराबोला का, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। उसने बोला है कि लेट टी बी द टेंजेंट, ठीक है, टू द पैराबोला। ओके, कौन से पॉइंट पे, 64,32 पर, राइट। तो सबसे पहले आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली। तो टेंजेंट की इक्वेशन जब आप लिखोगे ना 64,32 पे जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर की जगह आएगा y1, ठीक है। 64 अब 16x है, 16x का मतलब हो गया 8 और 2x की जगह आ जाएगा x + 64, ठीक है ना। तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से पहली इक्वेशन आ गई मेरी 4y = x + 64, करेक्ट। इसका स्लोप अगर आप निकालेंगे तो इसका स्लोप आ रहा है 1/4। क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। उसने बोला लेट एल बी द टेंजेंट टू द सेम पैराबोला अनदर पॉइंट x1 y1 है, राइट। तो सेम पैराबोला पे दोबारा टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो पैराबोला कौन सा है, y² = 16x। ओके, टेंजेंट लिखनी है मुझे x1 y1 पर। ओके, कितनी आ गई, तो y1 आ गया = 8 और x + x1 आ गया। ओके, इसका अगर मैं स्लोप लिखूंगा तो इसका स्लोप आ रहा है 8/y1। आ गया। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है इफ L and T आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। तो इसका स्लोप आपके 1/4 है, ठीक है। इसका स्लोप 1/4 है और इसका स्लोप आ गया 8/y1। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना करेंगे, -1। तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है। अब चूंकि x1 y1 लाई कर रहा है पैराबोला पर, तो पैराबोला की क्वेश्चन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4, क्लियर। तो यानी x1 y1 जो मेरे पास आ चुका है वो आ गया 1/4, -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करा भाई, आगे कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1 एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का फोकस हम सब जानते हैं a,0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोकस आएगा पैराबोला का वो आएगा a,0, यानी a हो गया आपके पास 4,0। इनके बीच की डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो जब इनके बीच की डिस्टेंस लिखोगे आप तो डिस्टेंस कितनी आएगी, √4 - 1/4 का होल स्क्वायर + 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 16 - 1 15/4 तो 225/16 + 4, तो ये आ जाएगा 289, यानी आंसर आएगा 17/4। तो करेक्ट आंसर है 17/4, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 17/4, सी इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का आंसर भी सी था और सेकंड का आंसर भी सी है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप, कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। उसने बोला एक फंक्शन है जो -∞ से ∞ और 0 से ∞ की तरफ जा रहा है, राइट। और उसका सॉल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का दे रखा है उसने, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहीं से अगर आप देखोगे तो नीचे से आपको दिख रहा है e⁻x कॉमन आ रहा है ना। e⁻x कॉमन आते ही ये बनेगा 1 + y⁴ और dy, ठीक है। अच्छा, y³ नीचे ले आइए, ये लीजिए y³ नीचे आ गया। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा e⁵x + 1। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये बनेगा 1/y³ + y dy। इधर कितना आएगा, e⁴x + e⁻−x dx। आगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद आप उसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए आगे चलते हैं। तो 1/y³ y⁻−3 तो -1/2y² आ जाएगा, प्लस y का y² आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं वापस जाऊँ तो मेरे को दिख रहा है e⁻4x, ठीक है ना। e⁻4x और e⁻−x, राइट। e⁻4x का हो जाएगा e⁻4x/4 और e⁻−x आएगा प्लस लैम्डा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उसने एक डेटा दे रखा है y0 = 1/√2, है ना। यानी x = 0 पर y की वैल्यू 1/√2 है। x = 0 पर y की वैल्यू 1/√2 रख लेते हैं यहाँ पर। तो कितना आएगा, ये -1 आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, -1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अच्छा, जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 0 आई तो मेरे पास क्वेश्चन बचा -1/2y² + y² 2 = e⁻4x/4 और -e⁻−x, ठीक है। अब पूछा क्या, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है y of ln2, यानी x की जगह ln2 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं x की जगह ln2,
ओके अच्छा, एक कैलकुलेशन के आसान मानने के लिए वाई स्क्वायर को टी बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं कि वाई स्क्वायर टी है। चलो तो ये बन गया -1/2t, ये बन गया t/2, ठीक है। अच्छा जैसे ही आपने x की जगह ln2 रखा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा e⁴ ln2 16/4 यानी 4 बनेगा, हाफ, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा 2 है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास, तो 7/2, तो ये आएगा -1/t प्लस t, और यहाँ से 7 आएगा, है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा t² - 7t - 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर लगाना है आपको शीधराचार्य है, शीधराचार्य लगाओगे तो 7 आएगा प्लस माइनस √53 आएगा अपॉन 2 आ जाएगा, आ गया। अच्छा t किसको माना था आपने, वाई स्क्वायर को, t किसको माना था, वाई स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव हो सकती है, तो 7 प्लस √53/2 ही पॉसिबल है, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √7 प्लस √53/2 का रूट, करेक्ट। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है बी, द बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे लगता है सबसे आसान तो क्वेश्चन यही होगा पूरे पेपर में, इससे आसान क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है, क्योंकि बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन हम क्लास में भी कराते हैं, ठीक है, और हम क्लास में बोलते भी ऐसे क्वेश्चन को करते समय कि जब भी e⁴x एक्सपोनेंशियल जब भी आपको दिख रहा हो डिनोमिनेटर में अकेला, तो उसे कॉमन ले लीजिए। तो 3⁴x को नीचे से कॉमन लेंगे, 3⁻ - x बन जाएगा, नीचे बनेगा 1 + 3 × 3⁻ - x, सिंपल। या आप ऐसे समझो कि 3⁻ - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। आपको करना क्या है, 3⁻ - x को t मानना है, मान लिया, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3⁻ - x का 3⁻ - x dx = -1/ln3 dt आ गया, करेक्ट आ गया। अब आप लिमिट निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे, लिमिट, अच्छा माइनस को बैलेंस कर देंगे, 0 पे लिमिट 1 आएगी और 2 पे 1/9 आएगी, तो मैंने माइनस बैलेंस कर दिया, तो 1/9 से 1 कर दी लिमिट, ठीक है, 1/ln3 को मैंने अलग कर लिया, ठीक है। अच्छा ये वाला पोर्शन जाकर dt बन जाएगा, तो dt/1 + 3t, करेक्ट। तो यहाँ से मेरे पास आएगा, ओके, अच्छा अब यहाँ पर अब आता है 1/ln3 आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ln 1 + 3t आएगा, डिवाइड बाय 3 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 3 आएगा, करेक्ट, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ तक आ गए, अब यहाँ तक आने के बाद आगे बढ़ते हैं, लिमिट रखना बाकी है, तो 1/3 ln3 आ गया, है ना। चलो लिमिट रखते हैं, तो ln4 - ln4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/3 ln3 आ गया और ये ln3 बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, 1/3, करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा 1/3, ओके। तो मेरे ख्याल से कौन सा टिक करेंगे, इसका आंसर बी होगा, ओके। ओके बच्चों, कंटिन्यू करते हैं बेटा अपन लोग आगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है अब नेक्स्ट, जो ये क्वेश्चन है MCQ है, मल्टीपल चॉइस आंसर है, MOD का आप मान सकते हैं ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, बाइनोमियल का भी इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट R डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। R किसको डिनोट करता है बेटा, रियल नंबर्स को डिनोट करता है, ठीक है। कंसिडर द पॉलिनोमियल फंक्शन f एक पॉलिनोमियल है जो मिला है x² - 1 की पावर 10 के 10 बार डेरिवेटिव करने से। यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस 10 टाइम्स, राइट। तो 10 और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, हमें ये चेक करना है, ठीक है। अच्छा हमसे a में पूछ रहा है x की पावर 8 का कोफिशिएंट, fx में x की पावर 8 का मतलब जब अपन इसे 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें x की पावर 8 का कोफिशिएंट क्या आएगा। तो आप ये देख सकते हैं बेटा, ये जो हमारे को पॉलिनोमियल लिखा था x² - 1 लिखिए, आप उसे 1 - x² लिख लीजिए, पावर 10 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इवन पावर है। इसका जो जनरल टर्म होगा, अगर आप इसका जनरल टर्म लिखेंगे इसके एक्सपेंशन का, तो वो कितना आएगा बेटा, 10CR × -(x²) रेज़ टू द पावर r आएगा। क्लियर है क्या। अच्छा अब ए ऑप्शन जो है उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए ऑप्शन में पूछ रहा है ये इसी का जो सिग्मा है, ठीक है ना, इसका 10 बार जब डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज fx, राइट, ओके। तो वो बोल रहा है fx में x की पावर 8 का कोफिशिएंट। तो यार x की पावर 8 का कोफिशिएंट आप सोचिए fx में कब आएगा बेटा, तब आएगा जब ओरिजिनली इस फंक्शन में हम x की पावर 18 का कोफिशिएंट ढूंढेंगे। किसका कोफिशिएंट ढूंढेंगे, x की पावर 18 का। तो अगर हमें x की पावर 18 चाहिए तो क्या मुझे r की वैल्यू 9 रखनी पड़ेगी। अगर मैं इसमें r की वैल्यू 9 रखूंगा तो वो 10th टर्म हो जाएगी, दैट इज 10C9 × -(x की पावर 18), ठीक है।
और अब मुझे इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 10 बार। तो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखूं, T10 डैश, पैटर्न देख लेते हैं, तो वो आएगा -10C9 इंटू 18x⁻17, ऐसे दिख रहा है। और ऐसे हमें 10 बार डिफरेंशिएट करना है। तो D10/dx⁻10 ऑफ T10 बेसिकली जो है अपन करेंगे, तो हमारे को क्या मिलेगा बेटा, -10C9 इंटू 18 इंटू 17 से लेकर 9 तक जाएगा और x⁸8 का ये पूरा कोफिशिएंट बन जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, -10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 18 17 और कहाँ तक, 9 तक का ये प्रोडक्ट है। अब अगर मैं यहाँ से 1 से लेकर 8 तक का प्रोडक्ट अलग करके इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 10 इंटू 9 बचेगा माइनस के साथ, और बाकी बन जाएगा पूरा कितना, 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9, डिनोमिनेटर से एक 9 कट जाएगा, x⁸8। सो द कोफिशिएंट इज -10 18 फैक्टोरियल, -10 18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल भी कहीं आ रहा है क्या, 9 फैक्टोरियल था ना यहाँ, तो 9 कैंसिल हुआ तो इंटू 8 फैक्टोरियल। तो इसका ए ऑप्शन जो है इसका मतलब सही आंसर होगा, राइट। अब आते हैं, मल्टीपल चॉइस है तो हमें सारे ऑप्शन जो हैं इसके क्रॉस चेक करने थे। द वैल्यू ऑफ f(1) प्लस f(-1), f(1) प्लस f(-1) की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, इसको करने के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ, अब अपन को अगर बी ऑप्शन चाहिए बेटा, तो ये देखिए बी ऑप्शन में f(1) प्लस f(-1), तो बेसिकली ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, मैं अगर वो जो x² - 1 लिखा है, अगर मैं उसको x+1 की पावर 10 इंटू x - 1 की पावर 10, मान लीजिए ये gx फंक्शन है, राइट। और जो fx है वो इसका 10 बार डेरिवेटिव है, fx जो है वो इसका 10 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, f(1) प्लस f(-1). तो थोड़ा लॉजिकली सोचिए, प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे, एक बार इसको करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। f(1) में जहाँ जहाँ x - 1 का फैक्टर आएगा वो तो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब f(1) की वैल्यू सिर्फ वहीं से आएगी जब x+1 की पावर 10 जो होगा, x - 1 की पावर 10 जो होगा वो 10 बार डिफरेंशिएट होगा, ये फैक्टर गायब हो गया, राइट। तो कितनी वैल्यू आ गई होगी बेटा, जब आप इसको 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ इस फैक्टर को, तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1 से लेकर x+1 की पावर 10, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है। अच्छा, और बाकी और भी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, इसमें हम x को क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। इसमें हम x को 1 रख देंगे तो ये वैल्यू 2 इंटू 10 फैक्टोरियल बचेगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ f(1). there will be many more factors in its derivative, but while putting x equals to 1, जहाँ जहाँ x - 1 आ रहा था वो सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलरली f(-1) हमें सिर्फ तब मिलेगा जब मैं x+1 की पावर 10 को 10 बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी बेटा, 10 फैक्टोरियल इंटू 2, -1 रखने पे ये बनेगा -2 की पावर 10 विच इज +2, राइट। तो योर आंसर इज एडिशन ऑफ दीज टू, सो इट बिकम्स, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था चेक कर लेते हैं। इट इज 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 11, 10 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 11, हाँ ऑफकोर्स सही है, 2 की पावर 10 यहाँ पर और 2 की पावर 10 यहाँ पर। अरे अपन ने f(1) रखा ना यहाँ पर, तो 1 + 1 2 की पावर 10, और ऐसी -1 इंटू -1 की पावर 10, तो दिस एड्स अप टू 2 की पावर 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर बी भी इसका सही ऑप्शन हो गया भाई। अब वो बोल रहा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ f(x). अब देखिए डिग्री तो बहुत आसान है, जब अपन इसकी 10 पावर ओपन करेंगे तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 20 आएगी, x² की जब पूरी पावर 10 चढ़ा देंगे। अब 20 वाले में जब अपन 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब f(x) की जो डिग्री बचेगी, 20 पावर को 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पावर कम होकर 10 पे पहुंचेगा, तो सी इसका सही आंसर आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल ऑफ f(x), कांस्टेंट टर्म चाहिए। अच्छा, कांस्टेंट टर्म अब आप सोचिए f(x) में कब आएगा भाई, कांस्टेंट टर्म तब आएगा, मैं इसको 10 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, तो 10 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मतलब मुझे x की पावर 10 का यहाँ कोफिशिएंट चाहिए होगा, क्योंकि जब मैं x की पावर 10 के कोफिशिएंट को क्लब करके फिर उसे 10 बार डिफरेंशिएट करूँगा तो कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। और यहाँ पर x की पावर 10 बनाने के लिए आप खुद बताइए कितना चाहिए होगा मुझे, r की वैल्यू, उसमें r की वैल्यू 5 करनी होगी, तो r को 5 करने पर वो आएगा -10c5 इंटू x की पावर 10। अब मैं इसको जब 10 बार डिफरेंशिएट करूँगा तो वहाँ पर आ जाएगा -10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है -10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, जो कि हमारे इस वाले ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो डी आंसर इसका सही नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर्स आर A, B एंड C, ओके।
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट को मिक्स करके एक मीडियम मैं बोलूँगा लेवल का क्वेश्चन क्रिएट किया था। क्या है क्वेश्चन में, बोलते हैं लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान रखेंगे डेटास जो है क्वेश्चन के अंदर वो दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी कैसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो ए पी में भी हैं। तो सबसे पहले अगर वो 3 नंबर्स ए पी में है तो हम जानते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये रिलेशन हमें पता है, राइट। सच दैट द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली इंटीजर सॉल्यूशंस। इसका मतलब इसके अगर हम इसके सॉल्यूशंस अल्फा बीटा मानते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा और बीटा जो होंगे वो सिर्फ इंटीजर्स है। इनको सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशंस इंटीजर्स हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा भी इंटीजर्स हो गए, मान लेते हैं अल्फा बीटा रूट्स थे, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सी माइनस बी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए। सी माइनस बी, देखिए चलिए यहीं कर लेते हैं सी माइनस बी, क्योंकि हमें पता है ए बी सी इंटीजर्स में ए बी सी ए पी में थे, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सी माइनस बी की वैल्यू है वो बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगी। और अगर मैं इसका सम ऑफ द रूट्स लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा तो उसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूंगा अल्फा बीटा तो वो वाली वैल्यू होगी सी बाय, राइट। चलिए इसको भी अपन जो हमारा डेटा है उसको बना के रख लेते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो b की वैल्यू है, क्या मैं यहाँ से उसको माइनस ऑफ ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस ए ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से a कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास बचेगा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1। अल्फा बीटा इंटीजर्स हैं, अल्फा बीटा इंटीजर्स है तो ये पूरा पक्का एक इंटीजर होगा, और a भी पॉजिटिव इंटीजर था, इसका मतलब c माइनस बी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए। ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, करेक्ट। चलिए एक ऑप्शन डन। बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑड इंटीजर्स, वो बोल रहा है इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो ऑड इंटीजर्स होंगे। अच्छा कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए के बराबर था। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, और b की जो वैल्यू है वो c प्लस ए बाई 2 हम लिख सकते हैं। इसको मैं अगर अलग से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे देखिए क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1/2 प्लस सी अपॉन 2 है, कुछ ऐसा मिलेगा। और मैं ये भी जानता हूं कि जो c अपॉन ए उसकी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू रख देता हूँ तो ये माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ अल्फा बीटा बाय 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। 2 एलसीएम ले लेता हूँ तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस अल्फा बीटा। तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं दोनों साइड तो देखिए इसके ना आप इजीली फैक्टर देख सकते हैं, ये फैक्टराइज हो जाएगा। अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 3 के अंदर, और अल्फा और बीटा दोनों इंटीजर्स थे तो ये दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 3 आ रहा है। अब दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर 3 आ रहा है तो इसका मतलब इनमें से एक वैल्यू 1 हो सकती है और एक वैल्यू 3 हो सकती है, राइट। और या फिर एक वैल्यू 3 और एक वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक है। ये भी सब बोला है। अब ये सब और ए बी सी सब पॉजिटिव इंटीजर्स ये सब दे रखा है अपन को, ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर, देखिए अल्फा बीटा नेगेटिव होंगे ये हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो माइनस बी बाई ए नेगेटिव हुआ और सी बाई ए पॉजिटिव हुआ। अब सम ऑफ द रूट्स आ रहा है नेगेटिव और प्रोडक्ट आ रहा है पॉजिटिव, ये तो तभी होगा जब रूट्स नेगेटिव होंगे। तो ये -1 और -3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू -5, या फिर अल्फा -5 और बीटा की वैल्यू -3, ये पॉसिबिलिटीज़ हो गई। तो यहाँ से हमें इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ही पता चल गए भाई, और रूट्स जैसी पता चल गए तो हम क्वाड्रेटिक जो है वो बना भी सकते हैं। क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह की हमारी क्वाड्रेटिक आ रही होगी, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा था बी में, बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑड इंटीजर्स, बिल्कुल सही है। हमारे जो दोनों रूट्स आ रहे हैं वो ऑड इंटीजर्स हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। अब सी में कह रहा है अगर सी की वैल्यू 15 है तो ए इंटू बी 8 है क्या। अगर सी की वैल्यू 15 है तो क्या ए इंटू बी की वैल्यू 8 आ रही है क्या, ये सही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही हो गया। इफ b इज इक्वल टू 8, अगर b 8 है तो x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। गलत भाई, b 8 है तो x इक्वल टू 3 नहीं आ रहा है, -3 आ रहा है रूट। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर्स आर ए, बी एंड सी। ओके,
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 3D का है बेटा क्वेश्चन, और अगेन मैं बोलूँगा मीडियम है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, टैकल हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। क्या दिया हुआ है, लेट एल बी अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। एल जो है वो एक लाइन है जो पी और क्यू दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। लेट से ये हमने लाइन बना दी, ये लीजिए, ये एक लाइन है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है 1, 2, -1, और क्यू पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2, 3, 1, राइट। अब ये बोला है लेट एस बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम आर। एस बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम आर। यहाँ से कहीं आर पॉइंट रहा होगा, आर के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 4, -1, 5, और एस जो है यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप किया गया, ठीक है। अनदर लाइन पासिंग थ्रू आर, एक और लाइन बनाई गई है जो आर से पास कर रही है और इसी एल लाइन को इंटरसेक्ट करती है टी पॉइंट पर। लेट से ये कुछ ऐसे हमने लाइन बना दी जो इस गिवन लाइन को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, टी पर, ये एल लाइन थी। सच दैट S divides the line segment. S divides the line segment PT internally in the ratio 1:2. PS:ST। सही डायग्राम बनाए, PS:ST हमें 1:2 का रेशियो दे रखा है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ये हमें देखना है, राइट। अब आप देखिए C और D में दोनों में एरिया ऑफ ट्राइंगल PRT का एरिया वो पूछ रहा है, और मैं कोशिश करूंगा S और T के कोऑर्डिनेट्स निकालने की, और A और B में वो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो दोनों में से काफ़ी चांसेस हैं एक एक ऑप्शन सही होने के, जनरली ऐसा ही होता है, बाकी चेक कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब मैं चाहूँगा सबसे पहले S के कोऑर्डिनेट्स, तो उसके S के कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं पहले L लाइन की इक्वेशन लिख लूँगा बेटा। L लाइन की इक्वेशन क्या होगी, L लाइन की जो इक्वेशन होगी, किसी भी एक पॉइंट से पास कर रही है, जैसे 1, 2, -1 से तो लाइन पास कर रही है, प्लस लैम्डा टाइम्स डी आर्स ऑफ द लाइन। डी आर आ जाएंगे 2 - 1 इज 1, 3 - 2 इज अगेन 1, एंड 1, -1 का डिफरेंस 2 आ जाएगा, राइट। तो हम जो एस पॉइंट है इसके ऊपर लैम्डा की टर्म्स में लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा -1 एज्यूम कर सकते हैं। ये हमने एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान ली। अब हमें यहाँ से पता है कि ये आर एस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो एस आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लाइन के डी आर्स के साथ, जो कि अभी अपने 1, 1, 2 निकाला था, वो 0 करना है। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये कैलकुलेशंस कर रखी हैं, जैसे ही आप ये कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और उस लैम्डा की वैल्यू को रखेंगे तो आपको एस कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जो कि 3, 4, 3 आते हैं। एस के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं बेटा वो 3, 4, 3 हमारे पास आ जाते हैं। एक बार एस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, ठीक है, एक बार एस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। अब हम टी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। टी के कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए। अच्छा, टी के कोऑर्डिनेट्स, हाँ, सेक्शन फॉर्मूला से PS:ST 1:2 दे रखा है, राइट। तो हमारे पास जैसे ही एस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आए 3, 4, 3, टी के कोऑर्डिनेट्स में x, y, z मान लेता हूँ, और फिर कितना 1:2 का रेशियो जो है सेक्शन फॉर्मूला वो बहुत ईजी है, वो आप लगा ही लेंगे। जैसे ही आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, टी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 7, मैं कैलकुलेशन का टाइम बचा रहा हूँ, 7, 8, 11, 7, 8, 11। कैसे निकालेंगे ये बताइए, क्या बताया था, सेक्शन फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, 1:2 का रेशियो, तो 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो वहाँ से आप फटाफट ऐसी एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स निकालें। एक बार एस और टी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, उसके बाद क्या बोल रहा है, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो अब तो कहाँ ही मुश्किल क्वेश्चन बचा। अगर हमें PRT ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PRT को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ PR वेक्टर क्रॉस RT वेक्टर। बताइए, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड PR वेक्टर आप निकाल लेंगे, यहाँ से PR वेक्टर हम निकाल लेंगे। PR वेक्टर कितना आएगा, 4 - 1, 3, -3, 6 का क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है RT वेक्टर के साथ। RT कितना आएगा, 7 - 4, 3, 9, 6, 3, 9, 6। इसका मैग्नीट्यूड हाफ करना है। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर आता है वो 18√5 आता है। कितना आता है बेटा, 18√5। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो सी और डी में से जैसे हम कह रहे थे एक आंसर सही होगा, तो डी आंसर इसका सही। अब दूसरा ये बोल रहा है ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल चाहिए। अच्छा, जो ऑर्थो सेंटर होता है हमें पता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है,
और पी टी पे आर एस परपेंडिकुलर ही है, इसका मतलब ऑर्थो सेंटर इसी वाली लाइन पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो आर एस के ऊपर हम कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं। तो हम क्या आर एस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? अगर आपसे कोई बोले तो क्या हम आर एस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल भाई। क्या चाहिए हमें? कोई पॉइंट चाहिए, लेट्स से 3 4 3 से ये पास कर रहा है, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ इसके डायरेक्शन डी आर चाहिए होंगे। तो 4 - 3 1 कॉमा -5 1 कॉमा -5 कॉमा 5 और 3 2, राइट। तो यहाँ से क्या मैं एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ भाई? 3 प्लस म्यू कॉमा 4 -5 म्यू कॉमा 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ म्यू। ये हमने एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। और अब हम एक काम और करते हैं, पी एच वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आर टी के साथ ज़ीरो कर देंगे। क्या कर देंगे हम? पी एच वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वो भी एल्टीट्यूड ही होगी, ज़ीरो कर देंगे। यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी और म्यू की वैल्यू मिलते ही हम एच के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेंगे। और एच के कोऑर्डिनेट्स आप देखेंगे जो ए ऑप्शन में लिखा है वो सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए और डी आंसर है बेटा। जैसा मैंने बोला, डॉट प्रोडक्ट करके आपको सिर्फ म्यू की वैल्यू ही निकालनी है। सिंपल कैलकुलेशन है, इजी कैलकुलेशन है, डुएबल क्वेश्चन है। आई होप ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का मल्टीपल चॉइस था ये भी। और डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले फंक्शन डिराइव करना है एफ एक्स, और उसके बाद उस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट कहाँ पर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और एक और जी एक्स फंक्शन के साथ उसको सॉल्व करके नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकाल लें। इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन सही से सॉल्व करना। अगर आप इसको सही से देखें इक्वेशन को, तो बहुत ईजिली आप इसको एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और एक्स क्यूब में से अगर मैं एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दूं यहाँ पर, बराबर माइनस एक्स डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊंगा। ये आप देख सकते हैं। चाहो तो आप इसको एल डी ई भी बना सकते हो, मैंने इसे एग्जैक्ट बना दिया। दिस इज एन एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स is equals to minus x dx. Now you can integrate both the sides. So y by x is equals to minus x square by 2 plus c. अब एक इनिशियल कंडीशन हमें दे रखी है। इनिशियल कंडीशन इज y of 1 is equals to 0. तो put x equals to 1 and y equals to 0. तो you will get the value of c as half. तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन कितना आ गया बेटा? माइनस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस x बाई 2। ये हमारे पास एफ एक्स फंक्शन आ गया। दिस इज आर एफ एक्स फंक्शन। नाउ यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ, अच्छा ये डोमेन का ध्यान रखना है। डोमेन इसकी है 0 से इन्फिनिटी, ओपन 0 से इन्फिनिटी पे डिफाइन किया गया है। तो टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, माइनस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2। हम चाहे तो माइनस 1 बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 1। So critical points are minus 1 by root 3 and plus 1 by root 3, और because of this minus sign यहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो इसका मतलब फंक्शन जो होगा पहले डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। और हमारी जो डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी था। तो 1 बाई रूट 3 की अगर बात करो तो आप इजीली देख सकते हो 1 बाई रूट 3 इस एफ एक्स का मैक्सिमा का पॉइंट होगा। मैक्सिमा का पॉइंट होगा तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, ए गलत होगा। इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब ये बोल रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल 1 से 2। आप देखिए 1 से लेके 2, 1 ऑफकोर्स 1 बाई रूट 3 के आगे है, तो 1 से 2 में डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो इट्स नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब बोल रहा है कि हमें एफ एक्स को जी एक्स के साथ सॉल्व करना है। मतलब हमें क्या करना है? माइनस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 का सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। जी एक्स फंक्शन जो खुद एक क्यूबिक है, 4x क्यूब प्लस माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x बाई 2, इसके साथ सोल्यूशन सॉल्व करने हैं। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 2 मल्टीप्लाई करके 8x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 3x, 9 टाइम्स ऑफ x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x। एक x कॉमन आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। वन ऑफ द सोल्यूशंस इज x इक्वल्स टू 0। अगर आप इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, इसका सम ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब श्योर है डी पॉजिटिव से 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, और सम और प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव भी होंगे, राइट। तो हमको पॉजिटिव रूट से ही मतलब है, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी डोमेन में। यहाँ गड़बड़ ना करें बच्चों, ये सोल्यूशन काउंट नहीं करना है, बिकॉज 0 इज नॉट इन द डोमेन। सो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 2, ये भी सही है।
तो इसके करेक्ट आंसर्स कौन से हो गए बेटा? बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स. ओके. Hello students. So in the next question we have let R denote the set of all real numbers and iota is equals to root over minus 1. Consider the matrix S and T. A B C D रियल नंबर्स दे रखे हैं और एस टी के एलिमेंट्स हैं वो. तो सबसे पहले हम एस और टी निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट एस टी. जब आप एस टी निकालो तो कितना आ जाएगा? 0 इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू जीरो, ये हमारे पास जीरो आ जाएगा. ऐसे ही 0 इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू वन, दिस विल बी वन, और यहाँ से हमारे पास ये भी वन आ जाएगा, दिस विल बी माइनस वन. अच्छा, आप किसी भी तरह से निकाल सकते थे, मैंने रो बाय कॉलम से हमने निकाल लिया. जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू 0 है, द बी इज गिवन एज -1, सी 1 आ जाएगा और डी 1 आ जाएगा क्योंकि ये ए बी सी डी एलिमेंट्स दे रखे थे. अब आप ऑप्शन वाइज चेक करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है बी प्लस आयोटा ए अपॉन डी प्लस आयोटा सी. क्या ये आयोटा के इक्वल है? आप जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? -1, ए की वैल्यू 0 है, तो ओवरऑल ये फंक्शन कितना आ जाएगा? ये जो टर्म लिखी हुई है दिस विल बी -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये लिखी हुई है. आप इसको रैशनलाइज भी कर दोगे और कैसे भी सॉल्व कर लोगे, ये आयोटा के इक्वल नहीं आएगा. तो ऑप्शन इज द रॉन्ग या फॉल्स. ऑप्शन बी में चेक करा, ओमेगा दे रखा है -1 प्लस आयोटा √3/2, देन ए ओमेगा प्लस बी अपॉन सी ओमेगा प्लस जी. आप जब इसमें ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास जो टर्म बन रही होगी वो ऐसी बनेगी 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा. जब आप इसको -1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा, इसमें हम कॉम्प्लेक्स मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला पार्ट भी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, मिक्स कॉन्सेप्ट है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा क्या होगा? इट विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर. ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा की वैल्यू है. माइनस गॉट कैंसल्ड, 1 को हम ओमेगा क्यूब से भी रिप्लेस कर सकते हैं. तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा. ऑप्शन सी में दे रखा है इफ m इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 2 सच दैट st स्क्वायर इज इक्वल्स टू st रेज़ टू द पावर m. तो आप यहाँ से ध्यान से देखो तो हमारे पास s इंटू टी ये आया है. जब आप यहाँ पे एस टी स्क्वायर निकालोगे तो एस टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0 -1 1 1. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 -1 1 और 1 से, तो ओवरऑल हमारे पास जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी -1, दिस विल बी -1, 1 इंटू 0 दिस विल बी 1, -1 प्लस 1 दिस विल बी 0. ये हमारे पास एस टी स्क्वायर आ रहा है. एस टी स्क्वायर ये आ गया है, हमें बोला है एस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस टी रेज़ टू द पावर m. देखो एस टी स्क्वायर आ गया. आप जब इसको सॉल्व करोगे एस टी की पावर 6 पे लेके जाओगे तो एक आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, दिस विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो अगर मैंने दोनों तरफ एस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आई कैन रीराइट दिस फंक्शन एज एस टी स्क्वायर इंटू एस टी रेज़ टू द पावर 6 विल बी रिटर्न एज एस टी स्क्वायर. दोनों तरफ मैंने स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एस टी रेज़ टू द पावर 8 हो गई है, तो एस टी रेज़ टू द पावर 8 विल बी इक्वल्स टू एस टी स्क्वायर. तो यहाँ से आपको देख के लग रहा होगा कि m जो आ रहा है जब आप कंपेयर करोगे तो m जो आ रहा है वो बिल्कुल मल्टीपल ऑफ 8 आ रहा है. लेकिन ये हम पहला मल्टीपल तो देख लिया कि 8 इंटू 1 आ रहा है. हमें ये आगे बढ़ने के लिए हमें एटलीस्ट आगे चेक करना चाहिए, एटलीस्ट 2 मल्टीपल या 3 मल्टीपल तक जाना चाहिए. तो इस फंक्शन में जैसे ही आप वापस से एस टी रेज़ टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास, क्योंकि एस टी रेज़ टू द पावर 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ से आप जैसे ही एस टी रेज़ टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करा आपने दिस, तो ये एस टी स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. यहाँ पे हमारे पास ये टोटल पावर कितनी आ गई? 14. अगर ये 14 आ गई तो ये तो फिर 8 का मल्टीपल नहीं होता है, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8. और अगर ये 8 का मल्टीपल नहीं है तो फिर हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया. तो ऑप्शन सी इज फॉल्स क्योंकि नेक्स्ट मल्टीपल 16 आना चाहिए था. तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो फॉल्स. ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं. ऑप्शन डी में दे रखा है कि जी बिलोंग्स टू एच. एच हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था x प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज एंड y ग्रेटर देन 0. ए जी प्लस बी अपॉन सी जी प्लस डी बिलोंग्स टू एच आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यहाँ से जब आप इसको सबसे पहले ए बी सी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू -1 है, मैं यही लिख रहा हूँ, दिस विल बी -1 अपॉन जी प्लस 1 लिखा हुआ है. ठीक है, आप जी को x प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं अपन. जैसे ही आप यहाँ से इसमें x प्लस आयोटा वाई करके आप सॉल्व करेंगे, ये कितना आ रहा है? -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई, यह आ रहा है. इसको रैशनलाइज करेंगे, कैसे रैशनलाइज करेंगे? आई विल मल्टीप्लाई विद दिस एज x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई अपॉन x प्लस 1 माइनस ऑफ आयोटा वाई. तो ओवरऑल आपके पास फंक्शन जो आ जाएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस एज x प्लस 1 माइनस में प्लस आयोटा वाई या माइनस आयोटा वाई अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये पूरा जो फंक्शन है ये h में आ ही रहा है, देख सकते हैं h क्या दे रखा है? x प्लस आयोटा वाई एक रियल दे रहा है. तो ऑप्शन डी भी हमारा बिल्कुल करेक्ट
आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास दो ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। In the next question, question number 10, let n denote the set of all positive integers. Consider the sets a और b. एक सेट में a में हमारे पास 5 एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5, b में 1 2 3 4 5 6 7. Let s be the set of all functions from a to b, f of 2 not equal to 2, f of 4 not equal to 4. Consider the set t, f belongs to a set. There exists a function g b to n such that g of f of x is 2 power x. ये बहुत खास बात यहाँ पे ध्यान देखने वाली बात है कि जब आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया 2 रेज़ टू द पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो फिर हमें ये पता है कि अगर ये 2 रेज़ टू द पावर x है तो ये अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन होना पड़ेगा। दिस हैज़ टू बी अ इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 फंक्शन होना पड़ेगा। ये 1 1 फंक्शन है तो हमारे पास जो f ऑफ x है वो भी एक हमारा 1 1 फंक्शन बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जो f ऑफ x हमारा फंक्शन था a से b में, मैं इसमें सारे केस निकाल लेता हूँ कि ये कब 1 1 फंक्शन हो रहा है फ्रॉम a टू b। और उसमें इस बात का भी खास बात ध्यान रखेंगे कि f ऑफ 2 2 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए, f ऑफ 4 4 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमारे पास देखो इधर ध्यान से कि अगर a से b में हमारे पास f ऑफ फंक्शन आ रहा है तो पहले तो सारे टोटल फंक्शन हमने काउंट कर लिए कि कितने हमारे पास 1 1 आ रहे होंगे। तो कितने आ जाएंगे यहाँ से 7c5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हमारे पास सारे 1 1 फंक्शन आ जाएंगे कि 7 एलिमेंट दे रखे थे, 7 में से कोई से भी 5 सेलेक्ट करें और इंटू 5 फैक्टोरियल उनका अरेंजमेंट। अब इनमें प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई कि पहला दे रखा था कि f ऑफ 2 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए था। तो मैंने क्या करा कि f ऑफ 2 को ही सेलेक्ट मत करो, मतलब x की वैल्यू 2 पे सेलेक्ट नहीं करी, तो बचे एलिमेंट्स f 2 को भूल जाओ। तो बचे कितने अपने पास 6 के पेयर बना लेते हैं अपन। तो 6 के बाकी सबके साथ रिलेशन कितना आ जाएंगे 6c4 इंटू उनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आई? यही सेम चीज़ तो 4 के साथ भी हो रही होगी। भाई आपने 2 सेलेक्ट नहीं किया तो आप 4 भी मत सेलेक्ट करो, तो मैं इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेकिन फिर इसमें एक केस सब्ट्रैक्ट हो गया। कौन सा केस सब्ट्रैक्ट हो गया? याद करो, ये चीज़ अपने पीएनसी में भी पढ़ते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत हो गई। क्या एक चीज़ दिक्कत हो गई कि जहाँ पे f ऑफ 2 और f ऑफ 4 दोनों हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, जब आप उसको ऐड कर दोगे तो हमारे पास वो कौन सा फंक्शन आ जाएगा रिमेनिंग वाला कि 2 और 5 वाला। तो बाकी को अरेंज कर देते, तो बाकी को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इस फंक्शन को 1860, योर आंसर विल बी 1860। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट टी विल बी 1860। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये बिल्कुल मीडियम लेवल का था। अगेन मिक्स कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, थोड़ा सा पीएनसी का प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी यूज करा है हमने, और ये सेट्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है यहाँ पे? अब बुक शेल्फ कंटेन 6 डिस्टिंक्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की आपके पास टोटल 6 बुक्स हैं, ठीक है। फिजिक्स की आपके पास टोटल 5 बुक है, ठीक है। 5 डिस्टिंक्ट बुक्स ऑफ फिजिक्स। डिस्टिंक्ट का मतलब हो जाता है डिफरेंट बुक्स आ रखी है। फ्रॉम दीज 11 बुक्स, टोटल 11 बुक्स हैं, आपको ऐसी टोटल 6 बुक्स चूज करनी है। यू हैव टू चूज 6 बुक्स एट रैंडम। लेट x बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस। तो मैं x को ऐसे मान लेता हूँ कि इट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस m माइनस पी। एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दी, वो m माइनस पी भी हो सकता है, p माइनस m भी हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स चोजन एंड द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स चोजन। इफ अल्फा इज द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, देन द वैल्यू ऑफ 77 अल्फा इज। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि मुझे सबसे पहले तो मीन निकालना है, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा के लिए मीन निकालना है, और मीन निकालने के लिए मुझे x निकालना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले केसेस बनाए। कैसे केसेस बनाए कि जब मैं मैथ्स और फिजिक्स की बुक चूज कर रहा हूँ तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या रही होगी, व्हाट वैल्यूज ऑफ x आई विल बी गेटिंग। तो जैसे मैंने मैथ्स, फिजिक्स और x की यहाँ पे लिख ली, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स मुझे कितनी चूज करनी थी 6। तो मैंने क्या करा कि पहले मैथ्स की 1 बुक चूज कर ली, फिजिक्स की 5 बुक्स चूज कर ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x में m माइनस पी आप देख लो, तो m माइनस पी कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। इसके तरीके कितने होंगे पहले ये भी तो देखने पड़ेंगे, क्योंकि सारी बुक्स डिस्टिंक्ट बोलिए। तो मैथ्स में कितने तरीके हो जाएंगे, हाउ मेनी वेज विल बी देयर, 6c1, कोई से भी 1 बुक्स मैक्स से चूज करी। फिजिक्स की सारी बुक्स चूज कर ली, 5c5। ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा आपका 6 × 5 विच विल बी 30। मैथ्स में अगर मैंने 2nd बुक्स चूज कर ली, तो फिजिक्स में मैं कितनी बुक्स चूज करूंगा 4।
x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू विच विल बी 2। पहले मैं सारे केसेस लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो दिस अगर x मैथमेटिक्स में मैंने 3 बुक्स चूज़ करी, फिजिक्स की विल बी 3, आपके पास ये x की वैल्यू 0 आ जाएगी। 4 2 यहाँ से भी 2 आ जाएगा। 5 मैथ्स की बुक्स चूज़ करी, एक फिजिक्स की बुक्स चूज़ करी, आपका x जो रैंडम वेरिएबल है वो कितना आ जाएगा 4। और लास्ट एक और केस 6 और 0 भी होगा, क्योंकि हमें तो टोटल 6 बुक्स चूज़ करनी थी, फिजिक्स की एक भी नहीं ली, सारी मैथ्स की ले ली डिफरेंट, तो ये भी हमारा केस हो जाएगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 6। यहाँ से इनके मैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देख लेता हूँ कि टोटल कितनी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, कितनी बुक्स डिस्टेंट चूज़ कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे ये कितना आ रहा है आपके पास कि मैथ्स की आपने 2 बुक्स चूज़ करी, फिजिक्स की आपके पास 5C4, आप जब इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी 75। यहाँ से तो इसको सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एट द एंड x की वैल्यू 0 आ रही है। इधर वाला केस सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आपके पास मैथ्स में से आपने 6C4 इंटू फिजिक्स की चूज़ करी तो 5C2, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ रही बेटा 150। लास्ट यहाँ से सेकंड लास्ट मैथ्स की अपन ने 5 बुक्स चूज़ करी, फिजिक्स की अपन ने 1 बुक्स चूज़ करी, दिस विल बी 30। और मैथ्स की अपन ने 6 बुक्स चूज़ कर ली और फिजिक्स की 1 भी चूज़ नहीं करी, तो ओवरऑल आंसर विल बी 1। दिस विल बी यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का एक चेक कर लेना, ये बेटा 6 आएगा। हमसे पूछा था अल्फा की वैल्यू विच इज अल्फा इज द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो अल्फा मीन कितना आ जाएगा बेटा, इन सबको अपन सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ से 6 इंटू 4, क्योंकि हमारे पास ये x की वैल्यू भी निकालते हैं ना एफ आई एक्स आई, तो दिस विल बी 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 75 प्लस 0 इंटू समथिंग समथिंग होगा, वो मैंने एट द एंड कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 2 इंटू दिस विल बी 2 इंटू 150 प्लस नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा 4 इंटू 30 और लास्ट में 6 इंटू 1 होल। ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइडेड हो जाएगा, टोटल सम हमारे पास x का कितना आ जाएगा यहाँ से 11C6 कि हमने टोटल मीन निकालना था, तो 11 में से कोई से भी 6 बुक्स सेलेक्ट करनी थी, टोटल नंबर ऑफ बुक्स सॉल्व करी थी। आफ्टर सॉल्विंग दिस जब आपके पास आएगा 600 डिवाइडेड बाय 462 ये आएगा आपके पास। आप इसको कैंसिल करोगे व्हेन यू विल रिड्यूस इट विद बाय 6, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से 100/77, ये हमारे पास अल्फा है। आपसे पूछा है 77 अल्फा की वैल्यू विच विल बी 100। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास जो न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है इज 100। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक अगेन मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे था बट पीएनसी ही मेजरली इन्वॉल्व था। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसमें क्या दे रखा है कि एक डेटा गिवन है, कंसिडर अ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x10 हुज मीन इज 5। तो पहले बात हमारे पास क्या दे रखा है कि मीन ऑफ टोटल 10 नंबर्स की, जब मैं 10 ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूँ तो फॉर 10 ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख देता हूँ फॉर n इज इक्वल्स टू 10। तो आपके पास जो मीन दे रखा है वो बेटा कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और साथ के साथ इसमें वेरियंस भी गिवन है। तो वेरियंस कितना गिवन है बेटा 7 गिवन है। उसने बोला कि इफ द मीन एंड द वेरियंस ऑफ द फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन इज x फ्रॉम x1 टू x8 इज 4 and 3.5 रिस्पेक्टिवली, एंड ये भी एक रिलेशन दे दिया कि x9 इज लेस देन x10, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन सबसे पहली अप्रोच ही हमारी ये होगी कि हम कैसे भी करके x9 और x10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग दिस रिलेशन कि हमारे पास n की वैल्यू 10 के लिए ये दे रखा है सिचुएशन, n की वैल्यू 8 के लिए फॉर द फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन। n का मतलब यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना, फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपके पास जो मीन गिवन है वो 3.5 गिवन है, सॉरी मीन गिवन है वो 4 गिवन है, और जो वेरियंस गिवन है वो 3.5 गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कैसे भी करके x9 और x10 निकाल लेता हूँ, उनकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। वो मैं कैसे कर सकता हूँ कि यहाँ से पहले मैंने तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस निकाल लिया xi की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, वो कितना आ जाएगा मीन इंटू द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच विल बी 5 इंटू 10 विल बी 50। और यहाँ से सिमिलरली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 1 से लेके 8 तक xi कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू 8 विच विल बी 32। तो यहाँ से आपके पास 1 से लेके 8 तक का ऑब्जर्वेशन का सम 32 है, 1 से लेके 10 तक के ऑब्जर्वेशन का सम 50 है। तो क्या हम ये बात ये बोल सकते हैं कि x9 और x10 का जो सम आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा 18 आ रहा होगा। ये बात सही है। दूसरा रिलेशन मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, वेरियंस से निकाल सकता हूँ। वेरियंस क्या होता है, वेरियंस हमें पता है कि मीन ऑफ द स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन।
तो हम यहाँ से जो वेरिएंस की मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन की जो 7 के इक्वल दे रखा है, इसको मैं कैसे लिख रखा हूँ, मीन ऑफ स्क्वायर जो हमारे xi स्क्वायर आ रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 10 माइनस स्क्वायर ऑफ मीन माइनस ऑफ 5 स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे समीशन ऑफ xi स्क्वायर मतलब i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक वो आपके पास आ जाएगी 7 + 25 विच विल बी 32, 32 इंटू 10 विल बी 320। ये क्या आ रहा है हमारे पास x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर, कहाँ तक x10 तक का स्क्वायर, मैंने i से लेकर 10 तक का लिखा है। सिमिलरली हमारे पास ये n की वैल्यू 10 के लिए था, अगर मैं n की वैल्यू 8 की बात करूं तो मीन स्क्वायर कितना दे रखा है बेटा, वेरिएंस कितना गिवन है बेटा, 3.5 गिवन है। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो समीशन ऑफ xi स्क्वायर बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी 8 ही रह जाएंगे, माइनस मीन की बात करें तो कितना गिवन है, 4 गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.5 + 4 विल बी 7.5, 7.5 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ से समीशन ऑफ xi स्क्वायर, मैं अगेन i की वैल्यू 1 से 8 की बात कर रहा हूँ, ये अपना ऑलमोस्ट आ जाएगा 3.5 + 4 विल बी 7.5 इंटू 8। इसको सिंप्लीफाई कर लो 60, कितना आ रहा है ये 60 आ रहा है। एक रिलेशन ये आया है हमारे पास, लेटर से मैंने इसको 2 बोल दिया, एक रिलेशन ये आया है हमारे पास। यहाँ से आपको फीलिंग आ गई होगी देख के कि 1 से लेकर 10 तक है, मतलब x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x10 तक का स्क्वायर। यहाँ पे भी x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, लेकिन सिर्फ x8 तक का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 आपके पास x9 का स्क्वायर प्लस x10 का, इन दोनों सम का स्क्वायर पता चल जाएगा कि 320 माइनस ऑफ 60 कर लो तो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा 260। कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल का खेल हो गया, x9 + x10 18 है, x9 का स्क्वायर प्लस x10 का स्क्वायर 260 है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। आफ्टर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगे, x9 इज 8 और x10 हमारी आती है, x10 इसको सॉल्व कर 10 आ रही है। हमसे पूछा है 3x9 + 2x10, तो देयरफॉर 3 टाइम्स ऑफ 8 + 2 टाइम्स ऑफ 10 ओवरऑल कितना आ जाएगा 24 + 20 विच विल बी 44। तो इसका न्यूमेरिकल आंसर जो हमसे पूछा था, आंसर विल बी 44। बहुत ही इजी वेरिएंस का क्वेश्चन था, 2 बार वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करना था और हमारा आंसर आ रहा था। ये तो सबसे होना ही चाहिए था। तो बिल्कुल मैं इसको मीडियम में नहीं बोलूँगा, बट हाँ ठीक है, पेपर का कभी कभी क्या होता है कि पेपर का टेंशन स्ट्रेस की वजह से भी हमारा ये हो जाता है कि पेपर 2 का सवाल था तो हो सकता है पेपर 1 में कभी कभी बच्चा स्ट्रेस ले लेता है तो पेपर 2 अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, बट स्टिल वेरी गुड क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, एक इलिप्स है जिसका इक्वेशन हमारे पास है, एक हाइपरबोला है जिसका इसेंट्रिसिटी इलिप्स के इसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल है। साथ ही साथ हमें एक और बात बोली गई है कि हमारे पास जो ये हाइपरबोला मिलेगा उसका जो फोकाई है वो एग्जैक्टली सेम होगा किसके, इलिप्स के फोकाई के। इसके बाद हमसे बोला गया है कि P and Q बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला एंड द पैराबोला। मतलब वो जो हाइपरबोला की हम बात कर रहे हैं वो इंटरसेक्ट करता है एक पैराबोला से, किन पॉइंट्स पर, P और Q, और जो PQ पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आइडिया लगाएं कि हमारे पास जो दे रखा है कि सपोज मैं ये मान रहा हूं कि हमारे पास ये इलिप्स दे रखा है अपन को इस तरीके से, ये इलिप्स अपने पास है, ये इलिप्स अपने को दे रखा है। इस इलिप्स के केस में हमारे पास क्योंकि स्टैंडर्ड इलिप्स है अपने पास, इसकी फोकाई हमारे पास F1 और F2, ये दो फोकाई हैं, ये दोनों हैं। इसका इसेंट्रिसिटी फाइंड करके रख लेते हैं। इसका इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, देखो जरा, E फॉर इलिप्स वो होता है ए स्क्वायर माइनस, मतलब ई स्क्वायर लगा देते हैं, A² - B² / A², ये होता है। तो इलिप्स का इक्वेशन देखो जरा, क्वेश्चन में हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन है। इलिप्स के इक्वेशन में A² 18 है, B² 12 है, तो रख दो इसमें वैल्यू, कितना हो जाएगा 18 - 12 / 18, तो ये हो गया 6/18 मतलब 1/3। तो ये तो इलिप्स का हमें इसेंट्रिसिटी मिल गया। तो क्या हैंड टू हैंड अपन बता सकते हैं कि हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √3। इसका रेसिप्रोकल करना है, ये तो E² का वैल्यू था, तो ये हमारे पास EH ये √3 आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद जब ये हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी आ गया, अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ये जो इलिप्स था इसका फोकाई और हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का फोकाई सेम आने वाला है। तो देखो हम हाइपरबोला बनाए अगर, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो दोनों का फोकाई सेम, तो इसका फोकाई अभी वही रहेगा जो इलिप्स का था। तो ये हम यहां से देखें कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहे होंगे, तो वो हमें मिल रहा है यहां से। देखो जरा, जो ये ए स्क्वायर का वैल्यू 18 है, बी स्क्वायर का 12, तो इलिप्स के केस में अगर बात कर रहे हैं अपन, ए स्क्वायर का वैल्यू 18 आ रहा है, बी स्क्वायर का वैल्यू 12 आ रहा है, तो सी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आ जाएगा अपने पास 6। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, √6, 0 और -√6, 0, और यही फोकाई होंगी हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइपरबोला के लिए मुझे इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी थी, तो वो तो ऑलरेडी मेरे पास है, पर फॉर्मूला अगर अप्लाई करूंगा मैं, तो यहां भी क्या बोलते हैं अपन, E = C/A। तो C/A, तो देखो जरा इसके लिए हाइपरबोला के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, देखना जरा, हाइपरबोला के लिए EH का स्क्वायर = C², मैं कैपिटल ए लिख दूं या कैपिटल ए मान लूं, जैसे हाइपरबोला, इलिप्स के लिए तो मैं स्मॉल ए और बी यूज कर लिए। हाइपरबोला के लिए अगर मैं यहाँ आपके सामने ऐसा लिख दूं, इक्वेशन कुछ इस तरह का फॉर्म में रहेगा, ऐसा मान लेते हैं अपन, ठीक है, हाइपरबोला का इक्वेशन ऐसा मान लेते हैं। तो वो जो मैंने कैपिटल यूज किया है ये वाला, ठीक। अब देखो जरा, और ये कैपिटल सी जो है ये तो सेम ही आने वाला है, ये तो सेम आने वाला है जो इलिप्स के लिए था। तो ये कितना, इसका वैल्यू कितना था अपने पास, सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू देखो यहाँ से अभी देखा था अपन ने 6 था, तो सी स्क्वायर तो 6 हो गया, और ई स्क्वायर ये √3 का स्क्वायर है, और ये ए स्क्वायर, तो क्या अपन ऐसा बोल पाएंगे कि ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 6/3 मतलब 2। ए स्क्वायर का वैल्यू 6/3 मतलब 2 हो गया। जब ए स्क्वायर आ गया अपने पास, सी स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास था, अब हम इसकी हेल्प से ये बी स्क्वायर फाइंड कर पाएंगे। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। हमारे पास ये रिलेशन है फॉर हाइपरबोला, सी स्क्वायर = ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। सी स्क्वायर 6 है हमारे पास, ए स्क्वायर 2 है हमारे पास, और बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। जब बी स्क्वायर आ गया आपके पास, तो हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा आपके पास x² / 2 - y²/4 = 1। अब इस हाइपरबोला का इंटरसेक्शन देखना है अपन को, तो देखो जरा इंटरसेक्शन किसके साथ देखना है। अब हमारे पास एक पैराबोला दे रखा है, √5y = x², इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो जरा, तो ये तो हाइपरबोला है, और पैराबोला जो है √5y = x², इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो हमने एक बार फिर से मैं इसमें दिखाता हूं आपको, यहां देखो ये वाला जो है, अब मैं एक पैराबोला भी यही फॉर्म कर देता हूं। तो देखो पैराबोला कैसा बनेगा अपने पास, वो कुछ इस तरीके से जाने वाला है, इस तरीके से। तो आप देख पाएंगे कि 2 पॉइंट पर कट हो रहा है, एक तो P पॉइंट यहाँ कट हो रहा है और एक Q पॉइंट पर कट हो रहा है। इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो अब हम पहले तो ये फाइंड करें कि P और Q पॉइंट कैसे मिलेंगे। तो सपोज इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से x² का वैल्यू 1 में रख रहा हूँ, तो 1 और 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो देखो x² का वैल्यू √5y इसमें रख रहा हूँ, तो √5y/2 - y²/4 = 1। तो देखिए जरा, ये आ जाएगा अपने पास 2√5y - y² = 4। तो हमारे पास ये आ जाएगा, एक इक्वेशन बनेगा y² - 2√5y + 4 = 0। सपोज इसके 2 रूट हम मान लेते हैं y1 y2, 2 रूट मान लिए y1 y2। तो अब यहाँ से देखो y1 + y2 बता सकते हैं अपन कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√5, और y1 y2 बता सकते हैं अपन कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट्स। ये देख लिया हमने। क्या इसकी हेल्प से अपन बता पाएंगे कि y1 - y2 कितना हो जाएगा। तो y1 - y2 अगर आप देखें डायरेक्टली इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, y1 + y2 का होल स्क्वायर -4y1 y2। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2√5 का स्क्वायर
4 इंटू 4, ठीक है। तो कितना हो गया अपने पास ये 20 माइनस 16, दैट मीन्स 4। किसका वैल्यू आ गया? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों फाइंड किया? क्योंकि मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है p और q के बीच में। तो एक तरह से जब हमने मान लिया कि ये इक्वेशन जो है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से हमें मिलने वाला है, मतलब y की जो दो वैल्यू हैं वो दो y कोऑर्डिनेट्स हैं, दो पॉइंट के, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें x भी चाहिए। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा, वो हमें चाहिए होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखो जरा यहाँ से अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, जो y1 y2 लिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 x2 भी रहा होगा, वो डेफिनेटली इस पैराबोला पे लाई करेगा। तो देखो ये बात बोल पाएंगे अपन, √5 y1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर एंड √5 y2 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। ऐसा कर पाएंगे अपन? ऐसा करेंगे तो अब यहाँ से देख पा रहे हो कि ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ये दोनों वैल्यू मिल गई, और मुझे चाहिए क्या? मुझे ये चाहिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको ओपन करूँ अगर, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x1 x2, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। तो अब देखो जरा, अब मैं इसको वैल्यू जो जो अवेलेबल है, x1 स्क्वायर कितना था? √5 y1, x2 स्क्वायर कितना था? √5 y2, माइनस x1 x2 कितना हो जाएगा वो देखो जरा, 2 इंटू x1 x2, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर ले तो अंडर रूट में आने वाला है। अंडर रूट में कौन आएगा? देखो x1 स्क्वायर √5 y1 एंड √5 y2, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो x1 x2 मतलब इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया और दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। अब देखो जरा, अब हमारे पास ये आ गया √5 कॉमन, y1 प्लस y2 माइनस 2, ये √5 और ये बन गया 5 इंटू y1 y2, और y1 y2 हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है, कितना? 4 रख दो इसके अंदर। रूट और ये y1 प्लस y2 तो कितना था? 2√5, इसका वैल्यू रखो, माइनस 2 इंटू रूट में 5 इंटू 4, मैंने y1 y2 का वैल्यू भी डाल दिया, कितना हो जाएगा? ये हो गया 10 माइनस ये 5, 4 का भी बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4√5, ठीक है। अब देखना जरा डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, तो वो क्या हो जाएगा? pq का स्क्वायर इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो कितना? 10 माइनस 4√5, ये डायरेक्टली इसका वैल्यू है, और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर हमने फाइंड किया था यहाँ से, वो आया 4, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 14 माइनस 4√5। अब देखो जरा, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास ये जो वैल्यू मिला पी एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस जो मिला उसका स्क्वायर a प्लस बी √5 के इक्वल था। अगर कंपेयर करें अपन तो देखो जरा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14, b का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? 14 माइनस -4, दैट मीन्स 18। तो हमारे पास ये a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है पर ये इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कैलकुलस का। इसके अंदर क्या है? इस क्वेश्चन में हमारे पास ये बोला गया है कि अ रियल नंबर अल्फा, ये बॉक्स फंक्शन दे रखा है, तो बॉक्स अल्फा का वैल्यू हम जानते हैं कि बॉक्स अल्फा किसको डिनोट करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो दूसरी बात हमें बोला हुआ है, ये जो मॉड में लिखा हुआ है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है। किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो मिलेंगे हमें उसको इस मॉड एस से हमने डिनोट किया हुआ है, ठीक। इसके बाद अब देखो जरा, अब फंक्शन f डिफाइन किया हुआ है -3 से 3 से -∞ टू ∞, और g भी सेम उसी इंटर में डिफाइन हो रहा है। और फंक्शन f(x) क्या है वो देखिए जरा, बॉक्स x का क्यूब, मतलब बॉक्स x क्यूब सॉरी, और log 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई x माइनस बॉक्स x, ऐसे gh डिफाइन किया हुआ है। पर आगे हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में जो f फंक्शन है वो इस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये जो इंटरवल दे रखा है या जो सेट बना रखा है -3 से 3 के बीच में जितनी वैल्यूज हैं, जितने पॉइंट्स हैं,
उन पॉइंट्स को अपन लिखेंगे सेट ए के अंदर। ऐसे ही फंक्शन जी जितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है उन सारे पॉइंट्स को अपन लिखेंगे सेट बी के अंदर। और इसके बाद हमसे पूछा गया है कि ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू 2 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो जरा, इस क्वेश्चन में एक लॉजिक का यूज किया गया है। हमें ये पता है कि बॉक्स फंक्शन जो होते हैं वो इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं, सारे इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो अब देखो जरा, ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है आपको, तो आपके पास जो अवेलेबल है, जो x का इंटरवल है, वो x का इंटरवल है -3 से 3 में। इसका मतलब हमारे पास इंटीजर वैल्यू क्या क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। ये तो डायरेक्टली इंटीजर्स वैल्यू है। अब सोच के देखो, अगर मैं किसी वैल्यू पे बात करूं, जैसे -2 की बात करता हूं मैं, अगर -2 इस पर रखता हूं मैं, तो अब देखो जरा, ये पहले तो x माइनस बॉक्स x तो क्या बन चुका होगा, फ्रैक्शनल पार्ट x। इतना आइडिया है अपन को कि वो जो बॉक्स फंक्शन है वो तो बॉक्स x होता है, और x में से उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस करेंगे तो बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और ये साइन स्क्वायर पाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब देखो जरा, अगर हमारे पास x कोई भी इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट x गारंटी से 0 ही होगा। ये 0 होने का मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर 0 वो 0 होगा, log 1 प्लस 0 log 1 मतलब 0 होगा, और फाइनली पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू हम इनपुट में देते हैं तो उस पर वैल्यू 0 हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि उस इंटीजर वैल्यू का अगर पहले भी कोई वैल्यू आप दोगे, जैसे अपन जब चेक करते हैं कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, जैसे अगर मैं किसी इंटीजर पे बात कर रहा हूँ तो एफ ऑफ आई और एफ ऑफ आई प्लस और एफ ऑफ आई माइनस, ये चेक करते हैं हम कंटिन्यूटी के लिए, ये चेक करना होता है। तो अब यहाँ से देखो ज़रा, हमारे पास जब हम एफ ऑफ आई लिखेंगे वो तो 0 आएगा ही आएगा, पर अगर उसके अलावा एफ ऑफ आई प्लस भी लिखेंगे तो एफ ऑफ आई प्लस जब लिखोगे किस वैल्यू के लिए लिख रहे हो, इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। इंटीजर वैल्यूज़ के लिए जब आप लिखोगे तो हमारे पास ये वाला जो वैल्यू है, देखो ज़रा, हमारे पास पाई इंटू समथिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हमारे पास इंटीजर पे तो 0 आ चुका होगा। उसके अलावा जो भी हमें मिलेगा, जो भी हमें मिलने वाला है, पाई इंटू, जैसे हमने इंटीजर लिया -2 या +2 अगर लिया होता तो हम यहाँ अपन 2 + h करते तो वो h ही मिलता हमें, और पाई h, तो ये फाइनली वैल्यू फिर से 0 होती। बात समझ आ रही है, हमने इंटीजर पॉइंट पे तो डायरेक्टली 0 कर दी, और मैं इंटीजर पे कोई प्लस के लिए देखता, जैसे आई प्लस के लिए दिख रहा हूँ मैं आपको, मतलब जैसे 2 पे देख रहा हूँ तो 2+ की बात करूंगा मैं। तो अगर 2+ के लिए देखूंगा तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसको फाइंड करने के कुछ ऐसा लिखेंगे अपन। मैं एक बार लिख के बताता हूँ आपको कि जैसे आई की बात कर रहे हैं तो आई प्लस समथिंग, इसका क्यूब इंटू लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई और फ्रैक्शनल पार्ट आई प्लस एच। अब देखो जरा, यहां से आप देख पा रहे हैं कि आई प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट तो एच ही होगा, और एच ही होगा तो साइन पाई एच, साइन स्क्वायर पाई एच। जब इस पर लिमिट लगाओगे आप एच टेंडिंग टू 0 के लिए, लिमिट लगाओगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 होने के कारण log 1 हो जाएगा, और log 1 0 होता है तो ये फाइनल वैल्यू 0 हो जाएगा। और ऐसा का ऐसा काम जैसे एफ ऑफ आई के लिए हुआ, आई प्लस के लिए हुआ, ऐसा ही एफ ऑफ आई माइनस के लिए भी होगा। तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसा कहाँ हुआ, ऐसा इन इंटीजर वैल्यूज़ पर हुआ जो हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल थी। पर इसके साथ ही हमारे पास बाहर जो दे रखा है, देखिए ये जो दे रखा है लॉग से मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो है बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कब इंटीजर बनेगा, तो एक्स क्यूब इंटीजर, इन इंटीजर्स पर तो बनेगा, डेफिनेटली बना होगा, पर उन पे तो हमने चेक कर लिया, उन पे तो फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है। पर उसके अलावा जैसे हमने वैल्यू लिया 2, हमारे पास बॉक्स एक्स क्यूब लिखा हुआ है, बॉक्स एक्स क्यूब, ये इंटीजर हमने x का वैल्यू 1 लिया 2 लिया तब तो आएगा ही सही, पर उसके अलावा भी पॉसिबल है। उसके अलावा कौन सा पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए हमने, क्योंकि हमारे पास जब x का वैल्यू
-3 से 3 में है, तो अगर मैं ये बात यहाँ से कंफर्म करूँ कि एक्स क्यूब का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, वो -27 से 27 के बीच में हो जाएगा। तो अब -27 से 27 के बीच में होगा, इसका मतलब हमारे पास जो इंटीजर्स अवेलेबल हैं एक्स क्यूब की इंटीजर वैल्यू, वो -26 से लेके 26 तक सारे इंटीजर्स हैं, और वो भी सारे पॉइंट ऐसे होंगे जिन पर फंक्शन के डिसकंटिन्यूस होने की पॉसिबिलिटी है। अब बस आपको इतना कंफर्म करना है कि वो सारे इंटीजर्स जो बनेंगे, उन इंटीजर्स पर फ्रैक्शनल पार्ट x 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वास्तव में x इंटीजर है ही नहीं। इंटीजर कौन है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? देखिए, इन सबके क्यूब करेंगे वो तो इंटीजर डेफिनेटली आने वाले हैं। ये 5 वैल्यूज अपने पास हैं जिनका हम क्यूब करेंगे इंटीजर आएगा, ठीक है। उसमें तो फ्रैक्शनल पार्ट x भी 0 होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास जैसे -26 ही होता, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका क्यूब रूट होता और उसका क्यूब लूँ, तो मेरे पास तो फाइनली -26 आने वाला है। इसका मतलब इसका क्यूब तो इंटीजर वैल्यू मिलेगा हमें, पर ये अपने आप में खुद इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट x इस पर 0 नहीं होगा, और ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये जो फॉर्म था अपने पास, ये वाला जो फॉर्म था, ये एग्जैक्टली 0 नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर पाई इंटू समथिंग, कोई नॉन जीरो वैल्यू रहेगा और कोई नॉन जीरो वैल्यू रहेगा। तो इस कारण से log 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव और log 1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू तो डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। और नॉट इक्वल टू 0 पर अगर आप बात करोगे, तो अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करोगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा, और उस पॉइंट के लिए राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे या लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, वो दोनों वैल्यू अलग अलग मिलेंगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अभी हमने ये पॉइंट लिया सपोज, अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपको दिखाया, ऐसे हमारे पास कितने पॉइंट्स होंगे? तो आप देखो जरा कि वो जो 5 वैल्यू मैंने लिखी, -2, -1, 0, 1, 2, इनके क्यूब जो होंगे अपने पास, बस यही अवेलेबल है हमारे पास। ये वैल्यू ऐसी होंगी जिनका क्यूब रूट निकालेंगे तो वो इंटीजर आएगा। तो इन पे तो कोई इश्यू नहीं है, इन पे तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि इस पे फ्रैक्शनल पार्ट x भी इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट x भी 0 बन रहा होगा। पर इसके अलावा मैं इन 5 वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू लूंगा -26 से +26 के बीच में, तो उन सारी वैल्यूज पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो सपोज मैंने कोई एक वैल्यू मान ली k बिलोंग्स टू -26 to 26, ठीक है। ध्यान देना, मैंने k ऐसा माना है, सॉरी, इसको अपन ऐसे, इसकी जगह मैं इसको डायरेक्टली एक वैल्यू मान लेता हूँ k। कोई k हमने वैल्यू मानी है, पर k क्या है? विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इसका मतलब कोई वैल्यू हमने ऐसा लिया है जिसका जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमारे पास जब वैल्यू निकालोगे आप, तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं होने के कारण ये जो f ऑफ k निकालोगे आप, तो यहाँ से तो ये k का क्यूब करोगे और इधर अपने पास log में आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई, और ये k आ जाएगा x की जगह अपने पास। तो इस बार देखो जरा, ऐसा कुछ वैल्यू मिला हमें, ठीक है। ये जो वैल्यू मिला है ये इंटीजर नहीं है, बात समझ आ रही है? ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, इस कारण से ये 0 नहीं हो पाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, और नॉट इक्वल टू 0 तो ठीक है, पर अगली बार यहाँ f ऑफ k प्लस एच करोगे तो यहाँ k प्लस एच का होल क्यूब, नॉन जीरो वैल्यू ये भी होगा, पर ये कुछ अलग वैल्यू दे रहा होगा। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, पर ये कुछ अलग वैल्यू दे रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? वैसे तो दोनों नॉट इक्वल टू 0 है, 0 होता तो डायरेक्टली इक्वेट कर देते। नॉट इक्वल टू 0 है, पर आपस में तो इक्वल नहीं है ये। मतलब अपन बोल पाएंगे कि मैं ये जो h लिख रहा हूँ, तो मैं एक तरह से अंडरस्टूड है कि मैं h टेंडिंग टू 0 की बात कर रहा हूँ। तो f ऑफ k इज नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ k प्लस h, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस,
तो फंक्शन इज discontinuous at all points which are not perfect cube. ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट होंगे अपने पास, तो वो देखो जरा। तो हमारे पास पॉइंट कितने हो गए, ये टोटल -26 से +26 के बीच में जितने पॉइंट्स आए ये टोटल हो गए 53 पॉइंट्स। इसमें से माइनस कर दो कौन से वाले, इसमें से माइनस कर दो कौन से वाले, -2 से लेके 2 तक जितने पॉइंट्स आए, तो ये 5 पॉइंट आए थे, तो ये हमारे पास हो गया 48 पॉइंट्स। तो ये पॉइंट कौन से हैं, तो एक तरह से हमारे पास ये जो ए था इसका नंबर आ गया 48। ये वो है जब फंक्शन एफ डिसकंटिन्यूअस है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इसके आगे जो बोला है gx, इसको देखो जरा, इसके फॉर्मेट की अगर बात करें तो ये भी तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x ही बन रहा है। अब इसकी दिक्कत क्या है, इसमें देखो बाहर तो कुछ है नहीं, पहले वाले में बाहर भी बॉक्स बना हुआ था तो उसके कारण सोचना पड़ता था। यहाँ तो बस यहीं से डिसाइड होने वाला है, क्योंकि ये जो आने वाला है पाई लॉग 1 प्लस, देखो जरा, ये हमेशा इंटीजर पे 0 वैल्यू देने वाला है। ये 0 वैल्यू देगा तो log 1 0 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। तो अब इंटीजर पे अगर एग्जैक्ट बात करेंगे तब तो ये 0 वैल्यू देगा। अब हम चेक कर लें कि इंटीजर पर LHL या RHL का वैल्यू क्या आता है, वो चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो अगर मैं gx की बात कर रहा हूँ तो gx अपने पास है x³ log 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई साइन स्क्वायर पाई लॉग साइन स्क्वायर पाई लॉग 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ये दे रखा है अपन को। ठीक है, ये अपने पास है। अब देखो जरा, अब मैं इसको x इक्वल्स टू कोई पॉइंट इंटीजर लिया मैंने, gk मान लिया, कोई इंटीजर लेट कर लिया अपन ने, और इसमें आ जाएगा x³ साइन पाई लॉग 1 प्लस 0 बोल दूँ क्या डायरेक्टली? क्या बात समझ में आ रही है? फ्रैक्शन पार्ट x डायरेक्ट 0 बोलूँगा तो ये log 1 0 और ये फाइनली 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर पर तो ये 0 आ गया। अब ये चेक करो, अगर मैं k प्लस के लिए चेक करता हूँ, k प्लस पे क्या आने वाला है, तो देखो k प्लस h का क्यूब। अच्छा, इधर भी एक काम करना, ये जो लिखा मैंने ये भी k³ तो लिख ही देते हैं अपन, हालांकि वो 0 होने वाला है। ठीक है, ये k प्लस h का क्यूब साइन पाई log 1 प्लस k प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट, और ये फाइनली अब देखो, अच्छा इसमें लिमिट भी मेंशन कर दें आगे, तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, k प्लस इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और k प्लस h। अब देखो जरा, k प्लस h का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो वो h ही आएगा, क्योंकि k तो हमने इंटीजर लिया है, तो 1 प्लस h बनेगा। h इज सम पॉजिटिव वैल्यू, h इज सम पॉजिटिव वैल्यू, तो अगर आप देख रहोगे 1 प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू, तो log 1 प्लस समथिंग एंड समथिंग इज पॉजिटिव, तो log 1 प्लस समथिंग 0 नहीं हो पाएगा, और 0 नहीं हो पाएगा तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या मिलने वाला है, ये k प्लस h का क्यूब तो k³ मिलेगा, और ये साइन पाई, और ये जो वैल्यू है ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो नॉन जीरो वैल्यू तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यू मिलेगा अपन को, यहाँ 0 तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब अपन बोल पाएंगे ये वैल्यू 0 तो नहीं मिलेगा। देखो ना यहाँ से, ये साइन पाई इंटू log 1 प्लस h, log 1 प्लस समथिंग या साइन पाई, मैं आपके सामने ऐसा लिख के बताता हूँ, ये साइन पाई log 1 प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू 1 प्लस h। तो इसमें अगर आप देख लोगे कि हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो पाई इंटू लॉग इंटू 1 प्लस समथिंग, तो 1 प्लस समथिंग समथिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 0 नहीं मिलेगा, ये एग्जैक्टली 0 नहीं मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, इंटीजर पॉइंट्स पर। तो अब देखो जरा यहाँ से इंटीजर कितने थे अपने पास, अगेन इंटीजर तो 5 ही हैं, -2 -1 0 1 एंड 2, तो यहाँ से हमारे पास
यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी बी जितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है वो है 5। अब मुझे ये पता करना है कि ए इंटरसेक्शन बी वो कितना होगा। तो अब देखो ये आपने देख लिया कि अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया, ये एफ फंक्शन फाइंड किया, इसमें इन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा था, जबकि ये दूसरा वाला फंक्शन इन्हीं पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस आ रहा है। इसका मतलब कॉमन होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो अगर मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ तो ये वाला पार्ट तो जीरो ही होगा। तो फाइनली हमें जो फाइंड करना है ये कैलकुलेट करना था हमें। तो अब देखो जरा ये कितना है 48 के 2 × 5 और -0, तो कितना हो जाएगा ये, एक मिनट 48 कितना बना था वो एक बार चेक कर लेते हैं अपन। हमने ये फाइंड किया था कितने हो गए थे ये 26 और 53 -5, तो हमारे पास ये 48 हो गया था। और यहाँ कितने पॉइंट मिले, एक मिनट इतनी मिस कर दी अपन ने। यहाँ देखो ये बी जो लिखा मैंने ये 4 आएगा। ये 4 क्यों आएगा, जीरो पे तो कंटिन्यूस होगा ना, वो जीरो पे तो डायरेक्टली देख पा रहे हो, जीरो पे तो ये वैल्यू भी जीरो पे ये भी जीरो होगा और RHS भी जीरो ही बनेगा क्योंकि एग्जैक्टली जीरो बन चुका होगा वो। तो यहाँ अपन जीरो को छोड़कर सारे पॉइंट्स लेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, देखो ज़रा ये वाला वैल्यू बनेगा अपन को 2 × 4, तो कितना हो गया 48 + 8, ये आ गया 56। तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बात क्लियर है। कैलकुलस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लॉजिक यूज किया डिसकंटिन्यूटी का और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसमें यूज हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए बच्चों देखते हैं अपन अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 जो पैराग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द कर्व C1 गिवन बाय y = e⁻⁻x फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 10π। 0 से 10π में कर्व दिया गया है अपने को y = e⁻⁻x एंड द सेकंड कर्व इज y = e⁻⁻x sin x + cos x। सेम इंटरवल में आपको दूसरा कर्व भी दिया गया। और आगे क्या बोल रहा है, लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व C1 और C2 के नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को n बोल दिया गया है। और α1 α2 α3 दैट इज α n आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब दोनों को सॉल्व करके अपने को x कोऑर्डिनेट की भी बात करनी है और α1 α2 उनके नाम रख देने अपने को, ठीक। और α1 α2 में रिलेशन क्या दे दिया है कि α1 सबसे छोटा है, αn सबसे बड़ा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में x कोऑर्डिनेट्स को अरेंज कर देना है। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n इज, n क्या निकल के आएगा बच्चों। बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने ही आया हुआ है जे एडवांस में अभी y = e⁻⁻x और y = e⁻⁻x sin x + cos x को सिंप्लीफाई करना, दोनों को सॉल्व करना है। दोनों का y बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं, अपना काम हो जाएगा। x में इक्वेशन बनेगी और x कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। y = e⁻⁻x था एक कर्व तो, और एक कर्व था y = e⁻⁻x sin x + cos x। तो e⁻⁻x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻⁻x sin x + cos x। e⁻⁻x को उड़ा दिया, नॉन जीरो क्वांटिटी है ना, हमेशा जीरो से बड़ा होता है तो उड़ा दिया ना, उससे कोई रूट्स आने वाले है नहीं वैसे भी। तो क्या अपने पास मिल जाएगा sin x + cos x = 1, sin x + cos x = 1 मिल जाएगा। क्लियर ना। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में, a sin x + b cos x को सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरीका अपन यूज करते थे, √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंगल साइन या सिंगल कॉस में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द ऑक्सिलरी एंगल ना। तो इसमें वही 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो बच्चों, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो बन जाएगा ये sin x + π/4, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो = 1/√2 जो क्या बन जाएगा sin x sin π/4 है ना बच्चों। कैसे हुआ ये, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, sin x + cos x = 1 लिखा हुआ है ना। ये वाला √2 तो चला गया राइट हैंड साइड पर डिवाइड में, और ये वाला √2 अंदर जाएगा तो 1/√2 को मैंने cos π/4 लिख दिया, और इसके साथ जो 1/√2 आएगा उसको sin π/4 लिख देंगे, तो cos a sin a cos b + cos a sin b का फॉर्मूला यूज करके ऐसा बन जाएगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों,
एक्स प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 4। एक बार एन को इवन ले लो और एक बार एन को ऑड ले लो, ताकि -1 की पावर एन को अपन सिंप्लीफाई करके और सॉल्यूशन को लिख सके अपन। तो x प्लस पाई बाई 4 कितना आ जाएगा बच्चों? n को मैंने 2 के ले लिया इवन नंबर, तो 2 के पाई, n को इवन लिया तो प्लस पाई बाई 4, प्लस पाई बाई 4 निपट गया। तो x इक्वल टू इवन पाई अपना एक सेट ऑफ आंसर आ गया। और यहाँ से n को अगर 2k प्लस 1 लिया जाए तो x प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 2k प्लस 1, है ना, पाई माइनस पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 मिलके माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा। तो x इक्वल्स टू 2k प्लस 1 माइनस पाई बाई 2 सिंप्लीफाई होके वो 4k प्लस 1 पाई बाई 2 जैसा बन रहा है, जो y के एंगल्स है ना, प्लस y के एंगल्स है और ये प्लस x के एंगल्स है ना, इवन पाई। इसका मतलब जो अपने पास सोल्यूशंस निकल के आएंगे वो सोल्यूशन क्या क्या निकल के आएंगे? तो एक सोल्यूशन आएगा तुम्हारा इवन x इवन पाई मतलब प्लस x के आंसर्स, और एक आएंगे 4k प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस y के आंसर। तो एक 0 आ गया, फिर पाई बाई 2 हो गया, फिर 2 पाई हो जाएगा, फिर 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, एंड सॉन सारी कहानी चल जाएगी। तो अगर मैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सबका नाम देना स्टार्ट कर दूं तो मुझे बता सकते हो क्या बच्चों कि सबसे छोटा रूट कौन है? अल्फ़ा 1 0, फिर अल्फ़ा 2 क्या निकल जाएगा? तो पाई बाई 2, फिर अल्फ़ा 3 क्या निकल जाएगा? तो पाई बाई 2 के बाद 2 पाई पर आ जाओ, है ना। उसके बाद अल्फ़ा 3 क्या निकल जाएगा? तो इसमें पाई बाई 2 जोड़ दो, 5 पाई बाई 2 मिल जाएगा। फिर अल्फ़ा 4 क्या निकल जाएगा? अल्फ़ा 3 2 बार लिख दे, सॉरी, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 5 क्या निकल जाएगा बच्चों? तो 5 पाई बाई 2 के बाद 4 पाई, है ना। अल्फ़ा 6 क्या निकल जाएगा? 4 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 9 पाई बाई 2। अल्फ़ा 7 क्या निकल जाएगा? 6 पाई, 6 पाई में पाई बाई 2 जोड़ देंगे तो प्लस वाई वाला एंगल अल्फ़ा 8 हो जाएगा, 13 पाई बाई 2। अल्फ़ा 9 क्या निकल जाएगा? अल्फ़ा 9 निकल जाएगा 8 पाई। अल्फ़ा 10 क्या निकल जाएगा? तो अल्फ़ा 10 निकल जाएगा आपका 17 पाई बाई 2, इसमें पाई बाई 2 जोड़ दिया। और अल्फ़ा 11 क्या निकल जाएगा? अल्फ़ा 11 अब 10 पाई निकल जाएगा। आपने को शायद 10 पाई तक ही जाना था, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, मैक्सिमम 0 से लेकर 10 पाई की बात हो रही थी ना। तो 10 पाई में टोटल कितने सोल्यूशंस आएगा बच्चों? 11 सोल्यूशंस निकल के आ रहे हैं और मैंने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी जमा के लिख दिया आपके सामने। समझ में आई बात आपको? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15 ना, 15। तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन निकल के आ गए बच्चों? 11 सोल्यूशंस निकल के आ जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि बीटा अगर एरिया है किसके बीच में? C1 C2 के बीच में एरिया है, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 4। अल्फ़ा 4 क्या था बच्चों? जो हमने निकाला था अल्फ़ा 4 वो 5 पाई बाई 2 था और सबसे छोटा रूट था अल्फ़ा 1 0। तो 0 से 5 पाई बाई 2, सॉरी 0 से 5 पाई बाई 2 के बीच में अपने को C1 C2 के बीच का एरिया बीटा दिया गया है। तो इसकी वैल्यू बतानी है अपने को, है ना। तो बीटा निकालने के लिए अपने को एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व निकालना पड़ेगा। तो जरा एक बार जल्दी से कैलकुलेट करते हैं कि एरिया क्या निकल के आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 0 से 5 पाई बाई 2 e टू दी पावर x, एक कर्व लिख दिया, sin x प्लस cos x माइनस x था शायद ना, e टू दी पावर माइनस x dx, और फंक्शन पर मॉड लगा दिया ताकि एरिया टोटल सम होके निकल के आ जाए। ठीक, अब 0 से 5 पाई बाई 2 के बीच में अपने कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और भी थे। कौन कौन से थे? पाई बाई 2 था और 2 पाई था। इसका मतलब इंटीग्रेशन को पाई बाई 2 और 2 पाई में ब्रेक करना पड़ेगा। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि 0 से पाई बाई 2 में कौन सा फंक्शन ऊपर कौन सा फंक्शन नीचे, ताकि मैं मॉड हटा सकूं अपर माइनस लोअर कर्व करने के लिए। तो एक बार चेक करते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स और e टू द पावर माइनस साइन प्लस कॉस में कौन ज़्यादा आएगा 0 से जैसे ही आगे अपन बढ़ेंगे। तो 0 प्लस की अगर मैं बात करूँ तो 0 प्लस पर e टू द पावर माइनस एक्स का आंसर 1 से हल्का सा छोटा निकल के आ रहा है ना, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। और मैं इसकी बात करूं अगर, तो ये 1 से जरा सा छोटा नंबर है। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की अगर बात करूं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, याद करो इसका डेरिवेटिव निकालो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो 0 प्लस पर क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये इंक्रीज कर रहा होगा। तो इंक्रीज कर रहा होगा। 0 पर कितना आंसर है इसका बच्चों? 0 पे इसका आंसर 1 है, तो 0 प्लस पे इसका आंसर 1 प्लस हो जाएगा, 1 से हल्का ज़्यादा। तो सेम नंबर में
अगर मैं 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब ये फंक्शन क्या होगा 0 प्लस पर ज़्यादा होगा और ये फंक्शन क्या होगा 0 प्लस पर कम होगा। तो फिर अपन अपर कर्व इसको बोल देंगे 0 से पाई बाई 2 में और लोअर कर्व इसको बोल देंगे ना। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया क्या निकल के आएगा, रिक्वायर्ड एरिया निकल के आएगा अपना 0 से पाई बाई 2 में अपर कर्व e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो पाई बाई 2 से अगले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 पाई में अपर कर्व e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। और वापस 2 पाई से 5 पाई बाई 2 अल्फ़ा 4 जो बोला गया था उसमें अपर कर वापस e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, है ना। बार बार मेरे को सेम इंटीग्रेशन यूज करना है तो एक बार इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अलग से कि इसका इंटीग्रेशन आ कितना रहा है। तो इसके इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, है ना, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो जल्दी से इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन निकल गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 डी एक्स, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन बन रहा है। माइनस एक्स को अगर मैं कुछ देर के लिए t ले लूँ तो x इक्वल टू माइनस टी आ जाएगा, तो डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों माइनस डी टी। तो इसके हिसाब से इंटीग्रेशन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर टी डी एक्स बन जाएगा माइनस का डी टी और साइन एक्स बन जाएगा आपका साइन ऑफ माइनस टी मतलब माइनस साइन टी और कॉस में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं प्लस कॉस एक्स कॉस टी माइनस 1। क्लियर। इसके आगे माइनस e टू द पावर टी माइनस साइन टी प्लस कॉस टी माइनस 1 डी टी। अब इसको अगर मैं f बोल दूं तो क्या ये f डैश लिखा हुआ है, तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश वाली। तो इसका इंटीग्रेशन आप सीधा बता सकते हो कि माइनस e टू द पावर t इंटू एफ आएगा कॉस टी माइनस 1 प्लस कांस्टेंट आएगा, हालांकि अपन डेफिनेट करने वाले तो कांस्टेंट से मतलब है रखो मत अभी, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया और t को माइनस एक्स दे दिया तो e टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस कॉस और t को मैंने माइनस एक्स रखा तो वापस कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो ये इंटीग्रेशन बेसिकली निकल के आएगा, प्लस का सी से मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो अपने क्या किया फिर, हमने क्या किया इस इंटीग्रेशन का यूज़ कर लिया e टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का यूज यहाँ पर कर लिया। जल्दी से बताओ मेरे को कि क्या निकल के आ जाएगा फिर। तो 0 से पाई बाई 2 में 0 से पाई बाई 2 में e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 1 अच्छा इंटीग्रेशन तो हो चुका ना, तो कॉस एक्स माइनस 1 0 से पाई बाई 2 आगे क्या आएगा पाई बाई 2 से 2 पाई में, ये पहले हो चुका है मतलब इस इंटीग्रेशन का माइनस टाइम्स है, तो इस इंटीग्रेशन का माइनस टाइम्स करके लिमिट पाई बाई 2 से 2 पाई पुट कर दो तो माइनस टाइम्स सेम आंसर e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 1 में लिमिट पुट कर दो क्या पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई और वापस सेम आंसर निकल के आएगा e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 1 लिमिट क्या पुट कर दिया 2 पाई से 5 पाई बाई 2। ये अपना रिक्वायर्ड एरिया बीटा हो गया, है ना। तो बीटा कितना निकल के आएगा जल्दी से बताइए। अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट करो, कॉस पाई बाई 2 कितना सही लिखा ना, कॉस एक्स माइनस 1 नहीं था 1 माइनस कॉस एक्स था, एक बार चेक कर लेते हैं 1 माइनस कॉस एक्स था, 1 माइनस कॉस एक्स मैंने क्या लिख दिया है कॉस एक्स माइनस 1 लिख दिया क्या, सॉरी ना 1 माइनस कॉस एक्स होगा ना ये सारी चीज़ में 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स ये आया था इंटीग्रेशन में। तो अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट करो तो कॉस पाई बाई 2 कितना हो गया, कॉस पाई बाई 2 0 हो गया तो e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 बचेगा एक। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 0 पुट करो तो कॉस 0 1 तो 0 खत्म हो गया। यहाँ पर अपर लिमिट 2 पाई पुट करो कॉस 2 पाई कितना 1 1 माइनस 1 0 खत्म हो गया, है ना। पाई बाई 2 पुट करो तो पाई बाई 2 पर कितना आ गया माइनस, यहाँ पर 0 आया था अपर लिमिट पर, पाई बाई 2 पर e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 आएगा बस, e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 आ गया ना, प्लस 5 पाई बाई 2 पुट करो तो कॉस 5 पाई बाई 2 ऑड पाई बाई 2 पे कॉस 0 तो e टू द पावर माइनस 5 पाई बाई 2 बचेगा और 2 पाई पर तो 1 आएगा तो 1 माइनस 1 0, तो ये अपना आएगा बीटा। तो बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 प्लस e टू द पावर माइनस 5 पाई बाई 2, ये बीटा आ गया। अपने से पूछा क्या गया था बच्चों सवाल में, जरा एक बार जल्दी से देखो तो पूछा गया था बीटा माइनस 2 e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 में 1 माइनस 1 बाई पाई ln e मल्टीप्लाई कर 1 माइनस 1 बाई पाई ln e लगाना है। तो बीटा माइनस
ये तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है फिर यहाँ पर बीटा माइनस 2e⁻⁻π/2, बीटा माइनस, हाँ बिल्कुल सही बात है, बीटा माइनस 2e⁻⁻π/2 की वैल्यू कितनी है, e⁻⁻5π/2। अगर इसी में -1/π ln लगा दूँ, यही पूछा गया अपने से, तो इसमें मल्टीप्लाई, इसमें लगा दो -1/π, तो मल्टीप्लाई कर दो और ln लगा दो, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, -5/2 इंटू -1/π, पाई निपट गया, माइनस माइनस प्लस 5/2 मतलब 2.5 विल बी द आंसर। क्लियर बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, 2.5। क्लियर, तो इसका आंसर आपका आ गया 2.5, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस पैराग्राफ का ही क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द इलिप्स गिवन बाय x² + 4y² इक्वल टू 1 एंड 4x² + y² इक्वल टू 1। दो इलिप्स लिखा गया है। इसमें मुझे एक चीज ऑब्जर्व जो हो रही है वो आपको भी ऑब्जर्व हो रही है शायद, x को y और y को x रिप्लेस करने से ये वाला कर्व मिल जा रहा है, x y को आपस में रिप्लेस करने पर ये वाला कर्व मिल रहा है, मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू x पर लाई करेगा, है ना, x y को इंटरचेंज करने पर ये कर्व मिल रहा है। तो पहला पूछा क्या गया है क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेट P बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर गिवन इलिप्सेस इंटरसेक्ट। दोनों इलिप्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट गिवन इलिप्सेस एट पॉइंट P। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P आया था उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया दोनों इलिप्स के, और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, जो एक्यूट एंगल भी है ना। तो जो फॉर्मूला होता है टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट, उसमें अपन मॉड लेकर सिंप्लीफाई करते रहेंगे। देन द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा इज। तो बहुत ही आसान सा सवाल मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आप मेरे को ये बताओ कि इस इलिप्स की बात करें तो इस 4 को 1/4 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो 1/4 कम है, x के नीचे ज़्यादा नंबर लिखा हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स हो गया। तो एक इलिप्स ऐसा दिया हुआ है और इसमें कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो एक इलिप्स ऐसा दिया हुआ है। इन दोनों में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसको क्या बोल दिया गया है बच्चों, P बोल दिया गया है, और P कहाँ लाई करेगा, y = x पर लाई करेगा, मेरे को पहले ही पता चल चुका है ये। तो y = x पुट करें अगर इसमें, तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, तो y = x पुट कर दो, यहाँ चलो पुट कर देते हैं, दोनों में पुट करो, कोई भी किसी एक में पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x² बनेगा ये 4x², 5x² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, लेकिन मेरे को तो प्लस वाले से ही मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, तो 1/√5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट निकल गया, तो y कोऑर्डिनेट भी 1/√5 ही आएगा। ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ गए, है ना, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। अब क्या पूछा गया है, टेंजेंट। तो बताओ मेरे को, पॉइंट P पर टेंजेंट्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करके दोनों स्लोप्स निकाल लो, m1 और m2 निकाल लो। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x + 4y² था, तो 8y y' बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया अपना, y' इक्वल टू कितना आ गया, -2x/8y, डेट विल बी -x/4y। इसमें x और y सेम ही है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट P बात करेंगे ना अपन, y' एट पॉइंट P, y' एट पॉइंट P में x y सेम ही है, तो -1/4 पहला स्लोप आ गया m1, है ना, इसको m1 बोल देते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता तो 8x + 2y y' इक्वल टू 0, तो y' यहाँ से कितना आ जाएगा, -4x/y, वापस ये निपट गया। तो यहाँ से m2 कितना आ गया बच्चों, -4 आ गया। तो m1 और m2 पता चल चुका है। अब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकालना है, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट का फॉर्मूला बच्चे को पता है, क्या होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट का फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू, एक्यूट एंगल की बात हो रही है तो m1 - m2/1 + m1 m2, है ना। तो इसमें m1 पता है कितना, -1/4, m2 कितना पता है, -4, वैल्यूज पुट करो, तो tan थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, m1 - m2 -1/4 -m2 +4/1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो कितना बन गया ये, 16 - 1 15 बाई कितना बन जाएगा ये, कितना बन जाएगा ये 2 × 4, ऐसा बन जाएगा ये 15/2 × 4, ये 4 इसका एलसीएम वाला और 2, tan थीटा इक्वल टू ये आ गया, मॉड हटा दिया पॉजिटिव वैल्यू के लिए, है ना।
अपने से पूछा क्या गया था बच्चों, टेन थीटा ही पूछा था ना, क्या 2 टेन थीटा क्या पूछा था, 4 टेन थीटा है ना, अपने से पूछा क्या गया बच्चों, 4 टेन थीटा। बताओ 4 टेन थीटा क्या निकल के आ जाएगा, 4 टेन थीटा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 4 टेन थीटा विल बी 15/2 मीन्स 7.5 विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल था ये एक तरीके से देखा जाए तो। ये रहा 18वां क्वेश्चन, क्या बोल गया है कि if alpha is the area of the common region that lies inside the both given ellipses then the value of cot alpha is। अच्छा, इस बार वापस देखो एरिया का ही क्वेश्चन आ गया। पिछला क्वेश्चन भी डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक पैराग्राफ का एक पार्ट, और इसमें भी डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड पैराग्राफ का दूसरा पार्ट आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस आए हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी अच्छा खासा वेटेज इस बार दिया गया है ना। तो चलो एक बार डायग्राम ड्रॉ करते जल्दी से, ताकि हम एरिया अपन समझ पाएंगे किस एरिया की बात हो रही है। तो एक एलिप्स था अपना हॉरिजॉन्टल, एक एलिप्स था वर्टिकल। अपने को ये पॉइंट P पता था, अपने को किस एरिया की बात करनी है, इस एरिया की बात करनी है ना। अब इस एरिया में एक जुगाड़ लगाता हूँ मैं, है ना। जरा देखना तुम्हें जुगाड़ वो समझ में आया और पसंद भी आएगा वो जुगाड़। अपने को पता है कि ये जो लाइन है y=x है, आ रही बात समझ में। और सिमेट्रिक होने की वजह से क्या आपको ये चीज़ क्लियर है कि ये वाला एरिया जो लाइन के ऊपर है और इलिप्स के अंदर है, और ये वाला एरिया, ये दोनों सेम ही होगा ना, बिल्कुल ये दोनों सेम होगा। और इसमें अगर बात करूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, सेकेंड क्वाड्रेंट का एरिया, थर्ड का एरिया, फोर्थ का, ये सब भी सेम होगा। इसका मतलब अगर मैं केवल ये एरिया निकाल दूं, केवल ये एरिया अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, तो इस एरिया का डबल करने पर ये पूरा आ जाएगा, और उस डबल का 4 टाइम्स करने पर ये पूरा आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बैठ रहा है फिर, रिक्वायर्ड एरिया बैठ रहा है अपना 2 टाइम्स का 4 टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स ऑफ ये छोटा वाला एरिया। अब ये छोटा वाला एरिया में अपने को इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, तो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अब ये पॉइंट क्या है बच्चों, तो पॉइंट P का x पॉइंट कितना था 1/√5। तो 0 से 1/√5 का इंटीग्रेशन अपर कर्व इलिप्स और लोअर कर्व x। इलिप्स का ये वाला ब्रांच क्या होगा, तो ये इक्वेशन थी x² + 4y² = 1। यहाँ से y की पॉजिटिव वैल्यू निकाल लो, तो y की पॉजिटिव वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 4y² = 1 - x², 1/4 1/2 √1 - x² विल बी द वैल्यू ऑफ दिस कर्व, है ना, दिस बाउंड्री, है ना। तो अपर कर्व मिल गया, लोअर कर्व मिल गया। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 8 टाइम्स ऑफ 0 to 1/√5 1/2 √1 - x² - x dx। ओके, 8 को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, है ना। इस पूरे का 8 टाइम्स अपन बात कर रहे हैं, तो 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग कर लेते हैं। चलो, तो 8/2 कितना हो गया 4, 0 से 1/√5 √1 - x² dx - 8x dx, 0 से 1/√5। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, √1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो x/2 √1 - x² प्लस a²/2 जो 1 है a², और 1 - x² है रूट के अंदर, तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। और लिमिट 0 से 1/√5 माइनस 8 टाइम्स x²/2 में लिमिट पुट कर दिया 0 से 1/√5, है ना। चलिए अंदर अपर लिमिट 1/√5 पुट करो, तो 1/√5, 1/√5 का स्क्वायर 1/5, 1 - 1/5, 4/5 का रूट 2/√5, तो 4 टाइम्स। यहाँ पर 1/√5 पुट किया तो 1/2√5 इंटू यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आई थी 2/√5 माइनस 1/√5 यहाँ पुट किया तो 1/2 साइन इनवर्स 1/√5। ये अपर लिमिट हो गया पुट। लोअर लिमिट 0 पुट करो तो 0 पुट करने पर 0, 0 पुट करने पर साइन 0, 0, तो 0 माइनस ये तो 4 टाइम्स आ गया। 1/√5 पुट किया तो कितना आ जाएगा 1/5 माइनस 0, 1/5, तो ये आ गया टोटल में 4/5। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये सब किसके बराबर है, ये रिक्वायर्ड एरिया सब किसके बराबर चल रहा है, अल्फा के बराबर चल रहा है ना। तो कॉट अल्फा निकालना था अपने को, याद करो। तो अगला यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बताओ
अल्फ़ा इक्वल टू कितना निकल के आया, तो 2 निपट गया, रूट फाइव 5, 4/5 माइनस 2 मल्टीप्लाई हुआ, फॉर्मूला प्लस था ना, यहाँ तो प्लस आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 साइन इनवर्स 1/√5 और यहाँ से -4/5, ये निपट गया। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या निकल के आ गया बच्चों, 2 साइन इनवर्स 1/5। तो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया अपना 2 साइन इनवर्स 1/√5। ये तो अल्फ़ा आ गया। अपने से कॉट अल्फ़ा पूछा था, मेरे को अभी भी याद है, शायद आप भूल गए होगे। कॉट अल्फ़ा कितना है, तो यहाँ से अल्फ़ा/2 के साथ साइन लगाओ तो अपना आंसर 1/√5 आ चुका है ना। तो मुझे बता सकते हो क्या कि tan अल्फ़ा/2 कितना आएगा, है ना। tan अल्फ़ा/2 कितना आएगा, 1 हाइपोटेनस √5 के हिसाब से 5 - 1 4 का √2, 1/2 आ जाएगा। तो tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan अल्फ़ा/2 डिवाइड बाई 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा/2। तो ये कट के कितना आ गया, 4 - 1 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3। तो कॉट अल्फ़ा कितना आ गया बच्चों, 3/4। तो अपना आंसर 3/4 होगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, न्यूमेरिकल आंसर लिखना था तो 0.75। तो 0.75 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का, 0.75। क्लियर ना। तो ये था आपका जे एडवांस का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा था इस बार, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।